हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 मई पर हम पहुंच चुके हैं, और द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक्स के अंदर हम घोलवाद सपोता के बारे में जानेंगे। देन डिप्को वैन क्या है, ये भी, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। देन कोवी सेल्फ क्या है, इसको लेकर डिस्कशन हमारा होगा। ईडीए जो आपका एपिडेमिक डिसीज एक्ट है 1897 का, उसके बारे में डिस्कशन होगा। उल्फा एंड चिपको मूवमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनको लेकर भी जो न्यूज थी वो आपके द हिंदू के अंदर मेंशन करी गई थी। आईबीसी कोड को डिस्कस करते हुए हम ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, गियास जिसको कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा ट्रिप्स को लेकर रहेगा, और फाइनली सोलराइजेशन ऑफ सिटीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। घोलवा सपोता न्यूज में था, पूछा गया है कि रिसेंटली न्यूज में देखा है इसे, ये कहां से आता है? क्या ये महाराष्ट्र राज्य से आता है, कर्नाटका से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, या फिर तेलंगाना से आता है? बताइए। एक कंसाइनमेंट जो है आपका धनाऊ घोलवा सपोता का, ये न्यूज में था। इसको लेकर पूरी न्यूज में आपको बताने वाला हूं, बट पहले सोचिए इसके बारे में। चलिए, देखिए, घोलवा सपोता जो है एक जीआई टैग इसको मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है वो मिला हुआ है, और ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना काफी इजी हो जाता है, राइट? तो आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी डिमांड यूके के अंदर काफी ज्यादा रहती है, और अभी रिसेंटली एक कंसाइनमेंट जो है वो भी अपेडा, आप जानते हैं अपेडा और मपेडा दोनों के बारे में बताया, एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी बेसिकली ये एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन में हेल्प किया जाता है। और खास तौर पे अपेडा जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर तो खास तौर पे ध्यान देती है। अभी जीआई टैग प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और एक स्पेसिफिक लोकेशन से आते हैं। जैसे कि ये आपका घोलवा सपोता आते हैं महाराष्ट्र से, और यहां से अभी एक कंसाइनमेंट जो है वो भेजा गया यूके के अंदर। इसी वजह से पूरी न्यूज थी। जो आपका सपोता है ये यूजुअली कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इवन आंध्र प्रदेश के अंदर भी ग्रो किया जाता है, और इसको बेसिकली एक यूनिक टाइप का फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ये फ्रूट कहां पर ग्रो होता है, सबसे ज्यादा कर्नाटका में ग्रो होता है। लेकिन अभी न्यूज में क्यों था? अभी महाराष्ट्र की वजह से था। ठीक है, और महाराष्ट्र के यहाँ पे कितना ये उगाया जाता है? दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? सबसे ज्यादा कर्नाटका में। ये चीज भी ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका घोलवा सपोता है सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन कहां किया जाता है, सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटका। तो वहां पर बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली न्यूज में क्यों था? न्यूज में इस वजह से था क्योंकि महाराष्ट्र यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? कर्नाटका में। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहां पर 4 नाम देकर कि घोलवा सपोता कहां कहां, फॉलोइंग बेसिक किन किन जगहों पर उगाया जाता है। एक जगह दे देंगे कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, फिर एक ऑप्शन दे देंगे 1 ओनली। ठीक है, इसी तरीके से 1 एंड 2, सी में हो जाएगा 1, 2 एंड 3, और फिर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहां पर पता है कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर करना है उसका।
चलते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि डिपकोवैन को लेकर है। पूछा गया डिपकोवैन किट सीन इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप करी गई है डिपकोवैन किट? आईसीएमआर के द्वारा, एनआईवी नागपुर के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, या फिर एससीटीआई एमएसटी के द्वारा? सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर। चलिए देखिए, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है। इट्स अ डाइपेस वीडीएक्स कोविड-19 एलजी एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा फॉर सेरो सर्वेलेंस। अब इसका क्या मतलब है कि ये डाइपेस डेवलप्ड है। डाइपेस क्या है यहां पर? डाइपेस इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस। ये किसकी लैब है? ये डीआरडीओ की लैब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डीआरडीओ की लैब के द्वारा ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है, इसे बनाया गया है और डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया डिपकोवैन को। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, अभी अगर आपने देखा कोविड के बाद लोग अपने इस तरीके से भी टेस्ट करा रहे हैं कि उनके कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब वो कोविड नेगेटिव हो गए, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कितनी अवेलेबल है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वो फ्यूचर में भी कोविड से फाइट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक किट जो है वो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च करी गई है। चलिए चलते हैं, यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो कि कोविड सेल्फ के बारे में पूछा गया। कोविड सेल्फ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, कौन सा कथन आपका कोविड सेल्फ को लेकर सही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, तो किसके द्वारा बनाया गया वो यहां पर दिया गया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद सच अ टेस्टिंग किट, तो इंडिया पहली कंट्री बन गई है जो इस तरीके की किट को लेकर आई है। इट इज बेस्ड ऑन आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी, आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। एंड इट यूजेस ओरल सैंपल्स फॉर टेस्टिंग, तो यहां पे जैसे कोविड के अंदर भी ओरल सैंपल्स लिए जाते थे, उसी तरीके के जो सैंपल्स हैं यहां पर यूज किए जाते हैं। सोचिए इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा इसका, और न्यूज क्या थी वो भी बताऊंगा, कहां पर ये आई है, क्या काम करती है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए, चलिए देखिए, कोविड सेल्फ जो है एक सेल्फ टेस्टिंग किट है, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि ये सेल्फ टेस्टिंग किट है कोविड-19 के लिए, जिसको कि कोविड सेल्फ कहा जाता है, तभी नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ, ठीक है। तो यहां पे आईसीएमआर ने इसे बनाया नहीं है, अभी आईसीएमआर ने इसे अप्रूव किया है। आईसीएमआर ने इस पर्टिकुलर सेल्फ टेस्टिंग किट को अप्रूव कर दिया, इसी वजह से न्यूज में थी। इट इज लॉन्च्ड बाय पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, और 250 रुपए पर पैक पे ये आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। यहां पे अगर हम बात करें इसका काम क्या रहने वाला, दिस विल हेल्प टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग मोर एंड मोर पीपल। तो आप जानते हैं बीच में क्या हुआ था, जब सेकंड वेव आई थी, इवन टेस्टिंग कराना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफी यहां पर जो वेटिंग थी उसका सामना करना पड़ रहा था। अगर हम मार्च या अप्रैल की शुरुआत की बात करें तो टेस्टिंग में दिक्कत नहीं होती थी, सेम डे टेस्ट होके सेम डे ही कई बार रिजल्ट आ जाया करते थे। लेकिन अप्रैल मिड से जब से सेकंड वेव जो है उसकी प्रॉब्लम हमने फेस करनी शुरू करी, और पूरा एक महीना लग गया कि जब हमें टेस्ट कराते थे उसके 2, 3, 4, 5 दिन के बाद जाके रिजल्ट आता था। तो यहां पर इसी वजह से कोविड सेल्फ को लेकर आया गया है, ताकि लोग खुद ही टेस्ट कर सके और पता लगा सके कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ पीपल विल बी एबल टू टेस्ट देमसेल्व्स इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक तो चीज अच्छी शुरू कर दी गई थी, काफी सारी लैब्स के द्वारा वो क्या करते थे, इंडिविजुअल को टेस्ट करने के लिए आपके घर भेजते थे, ताकि कम से कम आपको बाहर ना आना पड़े अपने घर के, और जब आप घर में ही आइसोलेट रहेंगे और पॉजिटिव होंगे भी सही, तो कम से कम दूसरों को वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को भी विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि प्रेशर जो था वो काफी सारी लैब्स के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था। उनके पास इतने लोग ही नहीं थे कि वो हर व्यक्ति के घर में इस कोविड टेस्ट के लिए लोगों को भेज सके, और जितना ज्यादा लोग बाहर जाएंगे टेस्टिंग कराने के लिए, उतना उस वायरस के फैलने के चांसेस जो होते थे वो बढ़ जाते थे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखें, आई रिमेंबर लास्ट ईयर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं अपना टेस्ट कराने गया था, तो वहां पर मुझसे पहले देवर लाइक 14-15 पीपल जो टेस्ट करा रहे थे, जो एक ही जगह खड़े थे। तो वो एक अपने आप में काफी नेगेटिव चीज हो जाती है, क्योंकि जहां पर 15 लोग एक ही जगह पर खड़े होकर टेस्ट करा रहे हैं, मान लीजिए 15 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को कोरोना है, 14 लोगों को नहीं है, तो ये एक व्यक्ति भी तो उन 14 लोगों को स्प्रेड कर सकता है। तो यहां पर टेस्टिंग जो है अगर वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हो तो ज्यादा बेहतर होता है, और ये कोविड सेल्फ इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, और पहली स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर, यहाँ पे क्या काम करने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया। अपने घरों के अंदर ही आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड यूएस टू हैव डेवलप्ड सिमिलर काइंड ऑफ किट, यहां पर इस तरीके की जो किट है वो पहले से ही दूसरी कंट्रीज के अंदर, साउथ कोरिया की बात करें, यूएस की बात करें, वहां पर आ चुकी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है तो आप बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और सीधा अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। दैट इज आंसर विल बी ए। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। जहां पर जब आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स थी, बट यू आर नॉट सपोज टू आंसर ऑल द स्टेटमेंट, यू आर नॉट सपोज टू नो ऑल द स्टेटमेंट्स। आपको सिर्फ 4 स्टेटमेंट का नहीं, अगर आपको पहली 2 स्टेटमेंट के बारे में भी पता होता आप सीधा आंसर पे पहुंच सकते थे, बट द सर्टेनिटी लेवल ऑफ नोइंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट शुड बी 100%। फिर भी हम तीसरी चौथी स्टेटमेंट को देख लेंगे यहाँ पर और करेक्ट स्टेटमेंट क्या वो भी बताएंगे, लेकिन जैसे अगर आपने पहली स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि ठीक है और दूसरी गलत है, तो सीधा आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए बता सकते हैं कि आंसर विल बी ए। आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी गलत हो जाती है, रैपिड एंटीजन पे बेस्ड करता है और यहां पर जो नेजल स्वॉब होता है ना वो यहां पर लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओरल स्वॉब जो है, ओरल सैंपल्स की बात नहीं करी जा रही है, नेजल स्वॉब की बात करी जा रही है। तो आंसर क्या होगा? नेजल स्वॉब के बाद ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, किट देख लेते हैं किस तरीके से दिखती है। चलिए देखिए, कोविसेल्फ कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि आपसे पूछ रही है इनकरेक्ट के बारे में। एपिडेमिक डिसीज एक्ट को लेकर पूछा गया है और पूछा है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर आजकल काफी न्यूज आ रही है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो कि एज ए साइड इफेक्ट कोविड-19 के टाइम पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट के तौर पे ब्लैक फंगस भी निकल के आ रहा है और इवन गुजरात के अंदर तो इसको एपिडेमिक भी बना दिया गया, इवन बिहार के अंदर भी इसे एपिडेमिक के तौर पे बताया गया। ठीक है, तो एपिडेमिक एक्ट के अंदर इसे डाला गया है नोटिफाइड डिसीज के तौर पे। गुजरात के अंदर भी काफी सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक जो हमारा सेकंड चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था जहां पर मैंने इसके बारे में आपको काफी तफसील से बनाया था कि इसके अंदर जो ज्यादातर केसेस है अहमदाबाद राजकोट से निकल के आ रहे हैं और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यही काम होता है, फिर आईएएस ऑफिसर जो है बीच में आ जाते हैं क्योंकि वहां पर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन सब चीजों को मैनेज करने की वो आप ही लोगों की हो जाती है। अगर वहां पर भी देखे तो डीसी का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मीडिएट करते हैं इस चीज के अंदर। कल वो चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अहमदाबाद सिटी के अंदर, राजकोट सिटी के अंदर मैनेज किया। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहली स्टेटमेंट कहती है इसको लेकर एक इंट्रोड्यूस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि मलेरिया को टैकल किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड अपॉन कॉम्पनसेशन फॉर द डिसीज फैमिली। तो यहाँ पे जो डिसीज फैमिली जिसकी मृत्यु हो जाती है वहां पे कॉम्पनसेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1887, 1887 के अंदर इसको लेकर आया गया था। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी रिसेंटली बिहार जो है और इवन गुजरात ने भी इसको एपिडेमिक जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया था और जो बिहार है वहां पर इसे ये जो पर्टिकुलर ब्लैक फंगस है इसको नोटिफाइबल डिसीज के अंदर एपिडेमिक एक्ट के अंदर डाला गया है। तो यहां पर आपको आंसर बताना है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू टैकल द एपिडेमिक, क्योंकि उस टाइम पे बुबोनिक प्लेग जो था उसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो बुबोनिक प्लेग को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर आया गया था, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, अगर आपने स्पेक्ट्रम ध्यान से पढ़ी हो तो स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बुबोनिक प्लेग की वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई थी और उस टाइम भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो था अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था कि आप लोग जो है हेल्थ के अंदर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हमारे सारे रिसोर्सेज को लूटते जा रहे हैं और जो हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्लेग की वजह से जान जा रही है। प्लेग के टाइम में भी जब लोगों की जान जा रही थी तब भी यहां पर जो पेजेंट्स थे उनसे टैक्स वसूल किया गया, लोगों से टैक्सेस वसूल किए गए, जहां पर लोगों ने अंग्रेजों की जो पूरी हुकूमत थी उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। तो यहां पे बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि यहाँ पे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होता, लेकिन जो यहाँ पे बीमारी का नाम दिए मलेरिया वो गलत हो जाता है क्योंकि ये बुबोनिक प्लेग के खिलाफ आया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड अपॉन द कॉम्पनसेशन, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन जो है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? सोचिए क्या हो सकता है आंसर इसके अंदर। तो यहाँ पे द स्टेट गेट्स टू डिसाइड द कॉम्पनसेशन फॉर एनीवन हु डाइज ऑन ड्यूटी वर्किंग अंडर दिस एक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट मोर और लेस आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1887, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 1897 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट, और आपको बताना क्या था? आपको इनकरेक्ट ही बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा बिहार का केस भी, गुजरात का केस भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटीज जो है, दे टेक स्पेशल मेजर्स। इवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग जो होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनेंगे, एडीएम्स बनेंगे, डीसीस बनेंगे, डीएम बनेंगे, आप लोगों को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लेने पड़ेंगे और चाहे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें जो
गुजरात के वेरियस सिटीज का एग्जांपल मैंने दिए, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर डिसोबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, दीज आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के 188 के अंदर ये आता है, और कभी भी कोई यहाँ पे डिसओबे करता है इसका, तो भी यहां पर एक्शन लिए जा सकते हैं। तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर आ गया, और वहां पर किसी तरीके का जो डिफाइंस है वो देखने को मिलता है, तो पेनल्टी के प्रोविजन भी इसके अंदर लगाए गए हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक डिसीज एक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो दिस इज एपिडेमिक डिसीज एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के अंदर इसको लेकर आया गया था। और लास्ट टाइम भी, क्योंकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, नर्सिस थे, डॉक्टर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको भी प्रोटेक्शन देना काफी जरूरी था। तो यहाँ पर जो चेंजेस करे गए थे, जिसके अंदर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल की डेफिनेशन जो थी वो चेंज करी गई थी, और इनमें इन सब लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ तक को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। ये सब चीजें यहाँ पर हमने चेंज करी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मिलिटेंट आउटपुट अल्फा जो है वो कौन से राज्य से आती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचिए, कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। न्यूज में क्यों थे? क्योंकि उल्फा ने अभी कुछ दिन पहले ओएनजीसी के कुछ एम्प्लॉइज थे असम के अंदर, उनको यहाँ पर अबडक्ट किया था, और अभी जो है अबडक्टेड ओएनजीसी एम्प्लॉइज जो हैं उनको यहाँ पर रिलीज किया गया है, और इसी वजह से यहाँ पर इसको न्यूज के अंदर जगह दी गई थी। और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आती है, क्या पर्पस है, क्या किया जाता है, इसके द्वारा कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उल्फा जो है ये बेसिकली किस आइडियोलॉजिकल स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? ट्रीटी ऑफ यानडबू थी, ये भी अगेन मैंने आपको पढ़ाया है स्पेक्ट्रम के अंदर। ट्रीटी ऑफ यानडबू कब की है? 1826 की। तो ये जो ट्रीटी ऑफ यानडबू है, बेसिकली इसके थ्रू एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुई थी, उसके बाद पीस को एस्टैब्लिश किया गया था। ये कोई सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि असम इंडिया का पार्ट है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे थिंक कि असम जो है एक ऑलवेज इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और उसको उसी तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, सेसेशनिस्ट नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी जो है असम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उसको इंडिया में नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, क्योंकि असम के बारे में बात करी, आंसर हो जाएगा आपका असम। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है चिपको मूवमेंट जो है वो अपीको मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुआ है, जो कि कर्नाटका से आता है। जो ये चिपको मूवमेंट है, इसे चमोली वैली उत्तराखंड के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, एंड इट सो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज वेल। तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहता है। द मूवमेंट वाज स्पेयर हेडेड बाय एक्टिविस्ट पांडुरंग हेगड़े। तो यहाँ पे किसके द्वारा ये जो पूरा मूवमेंट था चलाया गया था, उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया। सोचिए इसके बारे में, रीसेंट अगर न्यूज पे नजर रख रहे हैं, और जो मैं आपको यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस कराता हूँ डेली बेसिस पे, उस पे नजर रख रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर करना उतना मुश्किल नहीं होगा। सैटरडे को हमने जो हिंदू एनालिसिस किया था, वहां पर पार्शली इसको डिस्कस किया था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं अगेन। चलिए, आप जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट थे, और यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट थे इसको स्पीयरहेड किया था, इसके लीडर भी थे। उनकी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि जो पूरा आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जैसे ही अगर आपको सिर्फ ये चीज पता होती, द पावर ऑफ एलिमिनेशन को आप यूज करते, देखिए जो एलिमिनेशन है कुछ हद तक आप काफी सारे क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपको कम जगह मिलेगी। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके, जैसे यहाँ पे चौथी स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, आप सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ऐसे भी आपको जो ऑप्शंस है वो मिलने वाले हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर भी मिलने वाले हैं। कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक क्रूशियल स्टेटमेंट, इसे क्रूशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन कहते हैं, अगर आपने ये एलिमिनेट कर दी, उसके बाद जो सीधा आंसर है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चिपको मूवमेंट वाज द अपराइजिंग अगेंस्ट, जहां पे ट्रीज को गिराया जा रहा था, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तब जो उत्तराखंड था यूपी का पार्ट हुआ करता था, 1973 की बात करी जा रही है। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनको गले लगाना शुरू कर दिया। तब ये इसका नाम चिपको रखा गया, हक करना शुरू कर दिया कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा। सो पीपल स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। इट वाज अ साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसमें इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को क्या किया गया, कंडेम किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे एक फेमस गांधीयन थे, उन्होंने इसको लीडरशिप दी थी अपनी, जिनकी अभी डेथ हुई है। इसी वजह से चिपको मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे चिपको एक स्लोगन भी दिया गया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी जो है वो आपकी परमानेंट इकोनॉमी है। दोनों एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। विमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा था। वैसे भी देखिए आंसर तो आपके सामने आ गया सी, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक ही हो जाएगी। चमोली से इसे शुरू किया गया, ऑब्जर्व किया गया।
विमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा, लेकिन अब बात करते हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नाउ अब मुझे आप में से बताएं लोग कि अपीको मूवमेंट जो है वो कहां से आता है, कहां से इंस्पिरेशन मिली चिपको मूवमेंट को, अपीको से मिली। चलिए देखिए पहले कौन सा हुआ था, पहले चिपको मूवमेंट हुआ था, उसके बाद अपीको हुआ था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चिपको मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड नहीं, चिपको मूवमेंट इंस्पायर्ड, चिपको मूवमेंट ने अपीको को इंस्पायर किया था, जो कि नॉर्थ कनाडा में कर्नाटका में हुआ था। तो इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है, और मैंने जो 1 2 3 आपको बताया वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इवन तो लोकेशन सही दी है कि क्या वो कर्नाटका में हुआ था, बिल्कुल ठीक है कर्नाटका में हुआ था। तो ऐसा लग सकता है वहां पर जल्दी जल्दी में हम आंसर कर सकते हैं कि हाँ यार वो भी तो कर्नाटका में हुआ था, लेकिन दैट हैपेंड इन 1989। और ये कब हुआ था, 1973 में। जो ये उत्तराखंड वाला आपका है, जो पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, वो 1973 में हुआ है, और वो दूसरे वाला 1989 में हुआ है। तो चिपको जो है अपीको से कैसे इंस्पायर हो सकता है, चिपको ने रादर अपीको को इंस्पायर किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। हेंस आपकी जो स्टेटमेंट सी है, या कहें कि जो ऑप्शन सी है, वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बारे में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि आईबीसी के बारे में है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अंडर आईबीसी कोड कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में शुरू करी जा सकती है, कॉर्पोरेट डेटर, लेंडर के अगेंस्ट में, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, पर्सनल गारंटर, ऑल ऑफ द अबव। रिसेंटली एक केस था जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह देखा कि कॉर्पोरेट डेटर्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं वो पैसे को पे नहीं करते, काफी सारा पैसा बैंकों से ले जाते हैं और उसके बाद पैसा पे नहीं किया जाता है, फिर वो एनपीएस बनते हैं, फिर कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आया जाता है, और जिसके बाद नुकसान किसको होता है, जनता को ही नुकसान होता है। क्योंकि जब बैंकों को नुकसान होगा, बैंकों को खुद तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में वहां पर डिपॉजिट है, उसके ऊपर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो बैंक कम कर देगा, और जितना भी एनपीए होगा उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप लोगों का जो सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, अगर उसको 3.75% भी कर दिया जाता है, तो बैंकों को इससे काफी ज्यादा जो भी उनके लॉसेस होते हैं वो काफी हद तक कवर हो जाते हैं। तो यहां पर जो भी कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनको यहां पर ठीक करने के लिए कुछ यहां पे प्रोसीडिंग जो है वो यहां पर एक नया प्रोविजन लेके आया गया था। बताता हूं पूरी स्टोरी वैसे आपको, लेकिन हिंदू एनालिसिस अगर ध्यान से देख रहे हैं उसमें मैंने ये डिस्कस भी किया था। लेट्स सी कितने लोगों ने वो चीज ध्यान से पढ़ी है और ध्यान से वो वीडियो देखा, तो ये आंसर करना ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ टाइम पहले देखा गया कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, बैंक से या अदरवाइज भी लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन का पैसा इनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर्स अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो क्या किया जाता है, इसके अंदर एक गारंटर होता है, पर्सनल गारंटर, जो कि आपने देखा होगा जब वैसे भी हम कोई डॉक्यूमेंट जो है साइन करते हैं, इवन सिविल सर्विस का एग्जाम भी जब आप क्रैक करेंगे तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। ठीक है, उस बॉन्ड के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा बंदा अपने सिग्नेचर करेगा, तीसरा बंदा अपने सिग्नेचर, वहां पे 2 गारंटर जो होते हैं उनके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने साइन किया था तो हमारे साथ जो दूसरे हमारे बैचमेट्स थे, हमने एक दूसरे के लिए साइन किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने साइन किया, तो मेरे एक और बैचमेट ने मेरे साथ गारंटर के तौर पर साइन किया, और दूसरे ने भी गारंटर के तौर पे साइन किया, उनके फॉर्म के ऊपर मैंने गारंटर के तौर पे साइन किया। इस तरीके से हमने वहां पर साइन किए थे, जो कि आपको भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पर्सनल गारंटर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी होते हैं, जहां पर जब लोन लिया जाता है पर्सनल गारंटर के तौर पे लोग साइन करते हैं। लेकिन जब यहां पर पैसे नहीं दिए जाते, पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में आईबीसी जो होती थी उसको शुरू नहीं किया जाता था, रादर रेजोल्यूशन को ढूंढा जाता था कि जो डेटर पैसे नहीं पे कर पा रहा है इसके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आना चाहिए, ताकि जितने भी पैसे ये दे सकते हैं दे पाए, अदरवाइज कोई प्रोसीडिंग जो है हम वो यहाँ पर कम से कम शुरू करें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए पर्सनल गारंटर जो होता है इसको आप क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि पर्सनल गारंटर जो है कई बार देखा गया कॉर्पोरेट डेटर के साथ हैंड इन ग्लव होता है, और इसकी वजह से जो पैसा है वो कॉर्पोरेट डेटर तो पीछे हट जाता है, और फिर हम रेजोल्यूशन प्लान लेके आते हैं। रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बंदे को भी टारगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये भी उससे मिला हुआ है, या फिर जो इसने साइन किया इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसे देने की, तो इसको भी हमें यहां पर अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट डेटर्स हो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स हो, या फिर पर्सनल गारंटर हो, ठीक है, ये सी जो है ना, इसकी वजह से पूरी न्यूज थी, इसकी वजह से क्वेश्चन बनाया गया, अदरवाइज तो आंसर तो डी हो जाएगा हमारा। तो पर्सनल गारंटर्स को भी अभी अकाउंट फॉर किया जाएगा आईबीसी प्रोसीडिंग के अंदर, ताकि नेक्स्ट जब भी वो गारंटी दे सोच समझ के दे, बिना एक अच्छे क्रेडिबल बंदा जो यहां पर लोन ले रहे हैं उसके भी सिवा कोई और व्यक्ति अगर लोन लेता है तो वहां पर वो गारंटी देने के लिए ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और आईबीसी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि ग्यास को लेकर है। GIAHS टैग जो है वो यहां पर इन तीनों साइट्स को दिया गया है, ये बात तो श्योर है, लेकिन आपसे पूछा कि आप क्रोनोलॉजी बताइए इसकी। ठीक है, कि पहले किसको मिला, दूसरे नंबर पे किसको मिला, तीसरे नंबर पे किसको मिला। ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइट को लेकर, जो कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है, उसको लेकर पब्लिक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको लेकर ये आया गया था अभी रिसेंटली। चलिए मैं बता देता हूं, कोरापुट
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो न्यूज में था कोरापुट उड़ीसा का, तो ये भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन अभी न्यूज में क्यों था? न्यूज में था अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए। अब मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं यहां पर। तो जो कुटन केरला का है, ठीक है, कुटन केरला का जो है बिलो सी वाटर लेवल फार्मिंग यहां पे करी जाती है। 2013 के अंदर इसको रिकॉग्निशन दी गई थी, ठीक है। फिर कश्मीर फॉर पैम्पोर कारेवास, कारेवास के लिए जाना जाता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। इवन 2-3 साल पहले प्रीलिम्स के अंदर कारेवास को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये रिकॉग्निशन मिली थी इसको 2011 को। और उड़ीसा का जो आपका रिच बायोडाइवर्सिटी इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसको 2012 के अंदर यहां पर रिकॉग्निशन दी गई है। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले 2, देन 3, देन 1, ठीक है। सो यहां पे योर करेक्ट आंसर विल बी बी हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ग्यास जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस को, ताकि क्रिएट किया जा सके। सो आंसर विल बी बी। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। GIHS के बारे में चलते हैं यहां पर 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ट्रिप्स अग्रीमेंट को लेकर है। पूछा गया ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 1975 में एनफोर्स किया गया था, हो सकता है ये WTO, जितने भी WTO के ऑल द WTO मेंबर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये भी पॉसिबल है। इट्स पर्पस इज टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ कंट्रीज एंड अलाउ लेजिटिमेट ट्रेड इफ द नीड अराइजेस। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेफगार्ड किया जाता है आईपी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, राइट ऑफ कंट्रीज को, और लेजिटिमेट ट्रेड जो होता है उसको अलाउ किया जाता है यहाँ पर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अभी रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट किया WTO को फॉर द ट्रिप्स वेवर, ट्रिप्स को वेव करने के लिए। यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा करी गई है। इसी वजह से ट्रिप्स को लेकर आपको डेली बेसिस पे न्यूज पढ़ने को मिल रही होगी। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं इसे, एक अग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल का आईपी राइट्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। ट्रिप्स जो है वर्किंग में आया था 1995 को, ठीक है, 1975 नहीं। और मैंने आपको बताया कि यूजुअली यूपीएससी ईयर्स के ऊपर कुछ नहीं पूछता, और पूछेगा भी सही तो इतने सालों का डिफरेंस आपको जरूर देगा ताकि आप गेस कर पाए। नाउ 1995 को ट्रिप्स आया था एज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट जिसने एस्टैब्लिश किया था WTO को। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई आप ए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द WTO मेंबर्स? तो यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द WTO मेंबर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या इसका पर्पस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, क्योंकि देखिए नाम में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो यस उसको सेफगार्ड करना इसका मेन राइट है। तो आंसर हो जाएगा 3। इट्स पर्पस इज टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आंसर विल बी सी। ध्यान रखिएगा ट्रिप्स के बारे में। और ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका WTO के अंदर ट्रिप्स वेवर की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन देखकर अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू बी सोलराइज कंप्लीटली? कौन सी ऐसी सिटी है जिसको कि पूरी तरीके से, पहली सिटी बनी है जिसको कि पूरी तरीके से सोलराइज कर दिया गया? दीव है, कोचीन, जामनगर या फिर जैसलमेर? बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यहां पर जो स्कीम है उसको लॉन्च किया था फॉर 100% सोलराइजेशन। और यहाँ पे अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले उड़ीसा के कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन जो था इसको सूर्य नगरी में तब्दील करने की बात करी गई थी। दीव बिकेम द फर्स्ट सिटी टू बी कंप्लीटली सोलराइज्ड। और यहाँ पे इसके लेकर अगर बात करी जाए तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल नीड्स है दीव की, ये अपनी सोलर एनर्जी से मीट करता है। इन द ईयर 2016 ये जो है कंप्लीटली सोलराइज हो चुका है। उसके बाद कोनार्क सन टेम्पल के बारे में भी बात करी गई थी कि इसे सूर्य मंदिर और सूर्य नगरी जो है इसको भी कंप्लीटली सोलराइज किया जाएगा। कोनार्क सन टेम्पल जो है 13वीं सेंचुरी का सन टेम्पल है, उड़ीसा में लोकेट करता है। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्ह देव द फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। तो कलिंगा आर्किटेक्चर का टेम्पल ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों चीजें न्यूज में थी, दीव भी न्यूज में है और आपका जो सूर्य नगरी है वो भी न्यूज में है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कोनार्क सूर्य नगरी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। दीव जो है पहली सिटी बनी है, कंप्लीटली सोलराइज हो चुकी है, वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू PIB के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम MCQ के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर माउंट नायरा गोंगो के बारे में जानेंगे, INS जलश्व के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है, PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा, UNFCCC के बारे में जानेंगे, 17+1 इनिशिएटिव और CBI को लेकर भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। ऑयल सीड्स के बारे में जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, नेट जीरो एमिशन के बारे में जानेंगे और फाइनली BN श्री कृष्णा कमेटी के बारे में भी, इसके रिपोर्ट के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं।
चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका माउंट नायरा गोंगो के बारे में है। पूछा गया कि रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया, ये कहां पर लोकेट करता है, ये डीआरसी में है, इंडिया में है, फिलीपींस में है या मोरक्को में है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो ये पर्टिकुलर वोल्केनो है ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो माना जाता है। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर, आपको अगर याद है तो रिकॉल करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो माउंट नायरागोंगो जो है एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, और अभी जो है इसकी वजह से 5 लोग जो है उनकी यहाँ पर, तो 5 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है। इसके बारे में मेंशन किया गया था, गोमा सिटी के बारे में भी मेंशन किया गया था, जो कि कहाँ लोकेट करती है। देखिए इंडिया को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आंसर आपका होगा ए, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में गोमा सिटी है। वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है, और वहां पर जो आपकी एयर फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल किया जा रहा है, और वहां पर काफी सारे लोग जो है उनकी जो लाइफ है वो इसकी वजह से इंपैक्टेड हुई है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द विरुंगा माउंटेन्स, जो कि एल्बर्टाइन रिफ्ट के पास लोकेट करते हैं। मैं आपको एक बार लोकेशन जो है वो दिखा देता हूँ इसकी, कोंगो के अंदर। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा ए, और यहां पर ये आपका माउंट नायरागोंगो है, ठीक है। और यहाँ पे इरप्शन है जिसकी वजह से गोमा सिटी जो है यहां तक भी इसकी एशिस जो है पहुंची है इरप्शन की वजह से, और यहाँ पे काफी सारी फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया। चलिए, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, डीआरसी का बॉर्डर किससे टच कर रहा है, रवांडा से, एंड लेक किवू भी यहाँ पर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आईएनएस जलश्व। तो आईएनएस जलश्व के बारे में पूछा कि बताइए कौन सा क्या चीज है ये, क्या ये कोई एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल है, हो सकता है फास्ट पेट्रोलिंग कोई वेसल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, या कोई फ्रिगेट है। बताइए क्या आंसर होगा। आपको बेस्ट आंसर यहां पर चूज करना है, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन नेवी का जो आईएनएस जलश्व है ये विशाखापट्टनम पहुंचा है विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम सिंगापुर एंड ब्रुनेई अंडर द ऑनगोइंग ऑपरेशन समुद्र सेतु द सेकंड। तो समुद्र सेतु द सेकंड के अंदर आईएनएस जलश्व को कहा गया था कि आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो लेकर आए सिंगापुर से, ब्रुनेई से, ताकि देश में जो वेरियस लोग इस टाइम ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर रहे थे उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके, उस चीज को यहाँ पे केटर किया जा सके। सो आईएनएस जलश्व है क्या, इट इज एन एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल विच इज द बेस्ट आंसर हियर। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु द सेकंड भी ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ऑक्सीजन जो है वो यहां पर लेके आई जा रही है। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। आप जानते हैं क्रायोजेनिक जो बॉक्सेस हैं उसका इस्तेमाल, कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया ऑक्सीजन को लाने के लिए, ताकि ऑक्सीजन को सही तरीके से देश के अंदर लेकर आया जा सके। आज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका पीसीए को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज इन हेग नेदरलैंड, ये हेग नेदरलैंड के अंदर लोकेट करता है, हो सकता है। It was the first permanent intergovernmental organization to provide a forum for the resolution of international dispute through arbitration and other peaceful means। तो ये अपने आप में पहली परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो किया जाता है। इट इज एन ऑब्जर्वर टू यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए के अंदर ये एक ऑब्जर्वर भी है। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। बताइए, 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हैं, कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप आंसर के बारे में सोचिए। चलिए, देखिए रिसेंटली जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से कि यूनियन गवर्नमेंट एक केस को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्डर, जिसमें कहा गया था कि केन एनर्जी जो है यहां पर इसके ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो लगाया गया था उसको रिफंड करने की, $1.2 बिलियन का ये जो आपका यहां पर टैक्स है, तो ये $1.2 बिलियन जो है ये वापस करने की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट जो चल रहा है उसको लेकर हमारी यूनियन गवर्नमेंट यहां पर इन्वॉल्व है, और इसको लेकर न्यूज भी मेंशन करी गई थी। अब आते हैं यहां पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, इसको देखते जाएंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है कि इसका जो आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है या फिर ये कहां पर लोकेट करती है, तो ये हेग नेदरलैंड के अंदर है। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये अपने आप में पहली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि क्या किया था, रेजोल्यूशन जो है देने का काम किया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के अंदर, वो भी पीसफुल मैनर के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। क्या यूएनजीए के अंदर इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। तो अभी तक तो तीनों स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। आते हैं चौथी स्टेटमेंट पे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, क्या वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। पीसीए को 1899 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, और पीसफुल मैनर में ये डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है अभी उसने जो रूलिंग दी थी वो केन एनर्जी के फेवर में दी थी, केन एनर्जी
के फेवर में यहाँ पर जो पूरी जजमेंट है वो दी है, जिसकी वजह से कहा गया कि इसके अंदर 1.2 बिलियन डॉलर जो है इन डैमेजेस इसको अवॉर्ड किया अगेंस्ट इंडिया इन द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस के अंदर। और इसी चीज को हम फाइट भी कर रहे थे, पीसीएसी वजह से न्यूज में था। आंसर हो जाएगा डी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन यूएनएफसीसीसी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, कौन सी इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे 1992 में साइन किया गया था एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हो सकता है। सेकंड, द समिट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट, द रियो समिट और द रियो कॉन्फ्रेंस, ये भी पॉसिबल है। थर्ड, इट इज सेक्रेटेरिएट इज इन बॉन जर्मनी, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है, लोकेशन आपको यहां पर दी गई है। सोचिए इसके बारे में। फिर रीसेंट न्यूज क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, आंसर क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों था, यूएनएफसीसीसी के बारे में डिस्कशन क्यों हुआ था, क्योंकि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इन्होंने कहा है कि 28th सीओपी है, 28th सेशन ऑफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी जिसको कहते हैं ऑफ यूएनएफसीसीसी, ये अबू धाबी में कराया जाएगा 2023 के अंदर। अगर आपको याद हो पीछे सीओपी 26 जो थी 2020 के अंदर होनी थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से, और कहा गया इसे 2021 में कराया जाएगा। तो 2021 में ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो यूके के अंदर नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 के अंदर ये जो 26 सीओपी होने वाली है, 27 जो है नेक्स्ट 2022 में होगी, और फिर 28 जो होगी वो 2023 में अबू धाबी के अंदर होने वाली है। ठीक है, इस वजह से ये पूरी चीज न्यूज में थी। क्या इसे 1992 में साइन किया गया था एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी यहां पर है वो करेक्ट हो जाती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है साइंड इन 1992 एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ समिट कहा जाए, द रियो समिट कहा जाए, या फिर रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाए, बात एक ही हो जाती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। तो 2 स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ठीक हो गई है, तो मतलब आंसर या तो ए होगा या डी होगा। इंडिया की बात करें, क्या इंडिया इसके अंदर मेंबर है या फिर सीओपी को क्या इंडिया ने बनाया? इंडिया इज अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज जिन्होंने सीओपी को होस्ट किया है। और यहां पर साथ ही साथ इंडिया ने सिर्फ सीओपी को नहीं, यहां पर सीओपी जितने भी तीनों रियो कन्वेंशन की समिट्स हैं उसको यहां पर किया है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर हो, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर लैंड को लेकर हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो सीओपी को भी किया है, सीबीडी को भी किया है, और यूएनसीसीडी को भी यहां पर इंडिया के द्वारा किया गया। यूएनएफसीसीसी जो है ये आई थी 1994 में फोर्स के अंदर, और यहां पर इसको 197 कंट्रीज ने रेटिफाई भी किया था। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अभी भी हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो रह गई है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटेरिएट है इज द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी, और इसको काम क्या दिया गया, ग्लोबल रिस्पॉन्स को लेकर या फिर थ्रेट को लेकर जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सपोर्ट करने का काम दिया गया है। एंड यस, इट इज लोकेटेड इन बॉन जर्मनी। तो इसमें भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो यूएनएफसीसी के बारे में हमने जान लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली ऑप्टेड आउट ऑफ 17+1 इनिशिएटिव। तो यहां पर इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी यहां पर ऑप्ट आउट किया है 17+1 इनिशिएटिव से। ये भी देखेंगे कि 17+1 इनिशिएटिव है क्या, और यहां पर आंसर भी करने की कोशिश करिएगा। द 17+1 इनिशिएटिव को कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी कहा जाता है। तो अगर आपको इसका दूसरा नाम पता है, कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहां पर जो कंट्री होगी वो तो या तो सेंट्रल कंट्री होगी, या चाइना होगी, या फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होगी, राइट। तो यहाँ पे ब्राजील जो है, आप इसको तो वैसे ही निकाल सकते थे। इट इज द इनिशिएटिव बाय द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इनिशिएटिव प्रमोट करता है बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन चाइना और दूसरी 17 कंट्रीज है उसके बीच में। तो 1 क्या है यहां पर, 1 है चाइना, और यहां पर 17 क्या है, 17 आर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, और यहां पर जो कंट्री अभी एग्जिट हुई है उसे, उसका नाम है लिथुआनिया। बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17+1 इनिशिएटिव को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री इससे एग्जिट हुई है ये भी यहां पर बताया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बी इसका आंसर था। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। चलिए, सो बुद्धा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। आज के लिए ये कोड जो है वो वैलिड रहने वाला है, सो यू कैन यूज इट फॉर टुडे ओनली।
यहाँ पे 100 डेज की सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, 200 डेज की सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इज ये जो आपकी सीरीज है प्रीलिम को टारगेट करती है 100 डेज की जो सीरीज है, लेकिन जो 200 डेज की सीरीज है इसमें आपको मेंस का जो मॉड्यूल है वो भी मिल जाता है। वैल्यू एडिड मटेरियल तो मिलता ही है, साथ में जो राइटिंग का आंसर राइटिंग का डेली बेसिस का जो मॉड्यूल है वो भी 200 डेज में। सो इट इज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन सीरीज। प्रीलिम्स और मेंस का ये क्रैश कोर्स है, और जो आपका क्रैक यूपीएससी इन 100 डेज है ये आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, खासतौर पे जो लोगों के पास टाइम काफी कम होता है, सो दिन में 2 या 2.5 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो और भी बेहतर रहेगा। रीजन इसकी मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप अपने जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं डेली बेसिस के अंदर। और इसके अलावा जो आपकी एक क्वालिटी लर्निंग होती है वो इसके अंदर हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 24 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने की बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि जो भी नंबर ऑफ आवर्स आप पुट करते हैं तो उसके अंदर कितने फोकस से कितने बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। सो 2 से 2.5 घंटे अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम है उसके अंदर अगर आप 60 या 70 का स्कोर कर रहे हैं अभी मॉक टेस्ट के अंदर, उसमें 30 to 40 मार्क्स जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। द सेम कोड कैन बी एप्लीकेबल ऑन मिशन यूपीएससी 2022। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो इस कोड के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 500 डेज का कोर्स है, जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रीलिम्स का मेंस का कोर्स, और यहाँ पर भी बुद्धा 50 कोड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि सीबीआई को लेकर है। पूछा गया सीबीआई को लेकर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें और बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमेटी। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था वो भी बताया, और ये सीवीसी के सुपरविजन के अंदर आता है। बताइए, अभी रिसेंटली मैंने आपको कल जो द हिंदू एनालिसिस किया था वहां पर भी पूरी न्यूज बताई थी इसकी। सीबीआई के जो हेड है उनको यहां पर रखना है, और कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो कि आई थिंक 83, 84, 85 बैच से बिलोंग करते हैं। और आज जो है, आज का जो द हिंदू एनालिसिस रहने वाला है 5 बजे का, उसमें जो यहाँ पर व्यक्ति सिलेक्ट हुए उनका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा, अभी चाहे तो यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां पे जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। न्यूज मैंने आपको बता दिया कि हाई पावर्ड पैनल जो है वो यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग करी थी, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी जो अपोजिशन थी एज यूजुअल, जो कि यहाँ पे अपोजिशन से एक्सपेक्ट भी किया जाता है, वो उन्होंने यहाँ पर लिखित में दर्ज कराई थी। तो यहाँ पे इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या एमएचए के अंतर्गत आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस संतम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन करी गई थी और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो था वो किया गया था। तो संतम कमेटी ने कहा था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन द बॉडी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीपीसी। तो सीबीसी की जो आपकी एक सुपरविजन है उसके अंदर ये काम करती है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ध्यान रखिएगा किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया, किसके सुपरविजन में काम करती है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, जो कि एक हाई पावर्ड कमेटी होती है जिसके अंदर जो आपके सीवीसी होते हैं वो रहते हैं एज द चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट इन चार्ज भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो आपके सेक्रेटरीज है वो भी रहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर कमेटी ये अपनी रिकमेंडेशन एक दूसरी हाई पावर्ड कमेटी को देती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी 10 लोगों का नाम रेकमेंड करती है एक हाई पावर्ड कमेटी को, जिसके अंदर कौन कौन रहते हैं, सीजीआई रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, और फाइनली जो नाम है वो उनके द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी बॉडी जिसमें सीवीसी है, ऐसी बॉडी जिसमें विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के, वो यहाँ पर 10 नामों को रेकमेंड करते हैं और हाई पावर्ड कमेटी जो है उनमें से एक नाम को चूज करती है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर वैसे क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड। तो इन चारों में से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि ऑयल सीड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है या फिर राजस्थान। क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने कहा है कि ऑयल सीड का हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है। ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम ऐसी हर चीज जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। ऑयल सीड को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ऑयल सीड के अंदर ये भी चीज देखी गई कि काफी सारा पाम ऑयल जो था वो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से क्या कर रहे थे, मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। अगेन फॉरेन एक्सचेंज हमारा जा रहा था, इसी वजह से कहा गया कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा यहीं खुद कल्टीवेट करेंगे। कुछ दिन पहले ऐसा डिसीजन जो था वो आपकी तूर दाल जो थी, उड़द दाल जो थी, उसको लेकर भी लिया गया था, क्योंकि इन सब चीजों का भी हम इंपोर्ट किया करते थे और इंपोर्ट को टोटली खत्म करने के लिए इस तरीके का डिसीजन जो था वो लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 बनाई है, जिसमें कहा है कि खरीफ 2021 के एंड तक हमारा जो टोटल इंपोर्ट है ऑयल सीड के अंदर तो खास तौर पे हमें खत्म करना है। और अगर आपको याद हो पल्सेस के अंदर भी जब ये चीज लाई गई थी तो यहाँ पर
फ्री किट्स जो थी वो फार्मर्स को बांटी गई थी कि फ्री किट्स फार्मर्स के पास होंगी तो वो दालों को उगाना शुरू करेंगे, दालों का कल्टीवेशन करना शुरू करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और उसी तरीके से ऑयल सीड के लिए भी ये खरीफ स्ट्रेटेजी जो है वो अभी लेकर आई गई है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड की बात करें, इट इज राजस्थान। राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, फॉलोड बाय गुजरात एंड देन यूपी का नंबर आता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव एडमिनिस्ट्रेटर एज इट्स हेड। तो कौन सी यूटी ऐसी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यहाँ पर हेड का काम करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है क्या, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन यहाँ पर। चलिए देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। लक्षद्वीप की न्यूज थी और लक्षद्वीप के अंदर मैंने कल ही आपको बताया था, जब शाम को हमने ये जो पूरी न्यूज थी डिस्कस करी थी, कि लक्षद्वीप के अंदर जो आइलैंडर्स हैं वो हो रहे हैं परेशान। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोविड के केसेस काफी ज्यादा निकल रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी वहां पर जो है एंटर करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसी वजह से आइलैंडर्स परेशान हो रहे हैं। पूरी न्यूज के लिए वो देख लीजिएगा। तो यहां पे जो पूछा गया कि अलग अलग यूटीज के अंदर अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करी जाती है। कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कुछ जगह पर कमिश्नर्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइटल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पर तो गवर्नर भी होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इन 3 यूटीज की, तो वन बाय वन देखते हैं। क्या यहां पे लक्षद्वीप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं? बिल्कुल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और इन्हीं चीज को लेकर जो वहां के लोग हैं वो परेशान थे, क्योंकि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने जो डिसीजन लिया उससे लोग ज्यादा खुश नहीं है। दमन दीव की बात करें, यहां पर भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन जेएनके के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको एलिमिनेट कर जाते तो आपको बाकी दोनों के बारे में पता हो या ना पता हो, सीधा ही आप डी को मार्क कर सकते थे, क्योंकि 1 को आप एलिमिनेट कर देते, राइट। तो ध्यान रखिएगा, काफी सारे रेगुलेशन जो है यहाँ के लक्षद्वीप के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पोदा पटेल, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से लोगों को हो रही है परेशानी और लोग खुश नहीं है। चलिए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नेट जीरो एमिशन को लेकर है। पूछा गया नेट जीरो एमिशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इन दिस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इक्वल्स द अमाउंट सिक्वेस्टर्ड। तो जितना यहाँ पे क्या किया जाता है, जितना ग्रीन हाउस गैस को निकाला जाता है, एमिट किया जाता है, उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, हो सकता है। IEA हैज पब्लिश्ड अ रोड मैप फॉर द सेम। इसके अंदर IEA ने एक रोड मैप भी निकाला है, हो सकता है। द टारगेट इज टू अचीव द NZE नेट जीरो एमिशन बाय 2050 एंड लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। आई होप आपने इसके आंसर के बारे में सोच लिया होगा। रिसेंटली बात करें जाए, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने नेट जीरो एमिशन रोड मैप जो है इसको निकाला है, जिसको नाम दिया गया है नेट जीरो बाय 2050। और इसके अंदर वेरियस गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोड मैप, जिसमें डायरेक्टिव जो है वो दिए गए और कहा रखा है कि अगर कोई भी कंट्री इसको फॉलो करती है तो वहां पे जो रियलिटी और जो एक्चुअल में रेटोरिक है उसके बीच के डिफरेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर सोच रहे हैं 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे, तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नेट जीरो का क्या मतलब है। नेट जीरो का मतलब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में जितना एमिशन किया जाएगा उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी वो ठीक हो जाती है। सेकंड की बात करें, मैंने ये चीज आपको बता दी, IEA जो है उसने रोड मैप जो है प्रस्तुत किया अभी अपना, और यहाँ पे 1.5 डिग्री तक इसे लिमिट करने का जो लक्ष्य है वो भी साथ में रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर नेट जीरो को लेकर ठीक हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BN श्री कृष्णा कमेटी के बारे में आपने सुना होगा जरूर, और वैसे तो देखिए कोई नई कमेटी तो है नहीं, पहले आ चुकी है न्यूज में, लेकिन अगेन वही चीज मैंने कही कि क्योंकि इसके बारे में अभी कॉन्टेक्स्ट जो है वो चल रहा है, इस वजह से इस पर्टिकुलर कमेटी का जिक्र दोबारा है। तो BN श्री कृष्णा कमेटी क्या डेटा प्रोटेक्शन से रिलेट करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेकर है, या फिर कोस्टल जोन रेगुलेशन को लेकर है, डेग्रेडेशन को लेकर है? बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का इशू अभी चल रहा है, और यहां पर मैंने आपको यह भी बताया है जो व्हाट्सएप का इशू है इसके अंदर मीटी के द्वारा जो नोटिस हैं वो भी यहां पर व्हाट्सएप को भेजे जा रहे हैं कि आप जो अपने कंट्रोवर्शियल आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है इसको ठीक करें, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे किस चीज को, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 इन्फर्ड राइट है, उसको वायलेट कर रही है। व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स को कहा जा रहा है, नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, पहले तो ये तक भी कहा जा रहा था कि सर्विसेज जो वो बंद कर दी जाएगी अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर कहा गया कि यूरोप के अंदर तो ये चीज नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं आप डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके बाद से कंडीशनैलिटी जो थी वो हटा ली गई। यहां पर बात करी जाए
KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की 2017 का, तो वहीं से ही वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके अंदर से ही जो आपका प्राइवेसी का राइट है उसको एक फंडामेंटल राइट जो माना गया। तो ध्यान रखिएगा, पी से पुट्टुस्वामी, पी से प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी जो है इस केस ने आपको दे दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो भी इसमें शामिल थी, और यहां पे उन्होंने जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी को बिठाया था और कहा था कि आप एक स्केलेटल लेजिस्लेशन जो है डेटा प्रोटेक्शन के लिए वो लेकर आए। तो कुछ साल पहले इस चीज को किया गया था, और यहां पर BN श्री कृष्णा कमेटी जो थी उन्होंने इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस जो थी वो प्रोवाइड करी थी। लेकिन देखिए, यहां पर आंसर तो आपका ही हो जाएगा, लेकिन कई बार फिर स्टूडेंट को लगेगा कि 2021 में तो BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई नहीं गई थी, इसको तो काफी साल पहले बनाया गया था, तो अब इसके ऊपर 2021 या 22 में क्वेश्चन कैसे आया? तो इसका मतलब यूपीएससी 4-5 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछती है। देखिए, क्वेश्चन 4-5 साल पुराना नहीं है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड जो व्हाट्सएप की न्यूज है वो तो 2021 के अंदर आ रही है ना, तो इसी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूज जो होती है वो लार्जली 1 साल की पूछी जाती है, लेकिन जो 4-5 साल पुरानी चीजें भी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रीफली ही सही न्यूज में अपीयर करती है, इसी वजह से क्वेश्चन जो है वहां पर बन के आता है। ठीक है, दिस इज द इंफोग्राफिक जिसको आप पढ़ सकते हैं। दिस इज कंसर्निंग द डेटा प्रोटेक्शन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 मई पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे द हिंदू और PIB के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे बानी ग्रासलैंड के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, FTI को लेकर भी डिस्कशन होगा, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर कॉपरेशन को डिस्कस करेंगे। देन हम कूनो नेशनल पार्क को लेकर भी ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल के बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया काफी ज्यादा न्यूज में है, वेरियस इसको लेकर गाइडलाइंस जो है वो भी लेकर आई जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। देन आपकी सैलरी रिवर जो है इसको लेकर भी एक MCQ है। इंटरपोल नोटिस जो अलग अलग तरीके के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन और साइक्लोन्स जो है ये किस तरीके से बनते हैं इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप जो सेकंड चैनल है वहां पर जो द हिंदू का एनालिसिस किया जाता है उसको आप जरूर देख रहे होंगे। नेटवर्क UPSC के ऊपर आप 5:30 के ऊपर डेली जो आपका द हिंदू एनालिसिस होता है उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो करंट अफेयर्स द हिंदू की एनालिसिस होते हैं, वेरियस जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो यहाँ पर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव शेयर करी जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। 100 डेज की जो सीरीज है इसमें एनरोल करा सकते हैं आप, और यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को यहाँ पर आप सेट करिए। यहाँ पे 6 स्कोर रखा गया वैसे कट ऑफ के लिए, अगर 6 से ज्यादा करेंगे तो ऑफकोर्स बेहतर रहेगा, लेस देन 6 भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज सेकंड टाइम जो है आप जब देखेंगे तो अपने नोट्स बना लीजिए और रिवीजन आपकी भी साथ के साथ हो जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, शुरुआत करेंगे बानी ग्रासलैंड से। पूछा गया बानी ग्रासलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस राज्य में लोकेट करते हैं? तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यूज में थी, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है बनी ग्रासलैंड को लेकर कि यहाँ पर जितना भी एनक्रोचमेंट यहाँ पर है उसे रिमूव किया जाए, और 6 महीने का अल्टीमेटम भी यहाँ पर दिया गया। किसके द्वारा? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मालधारीज है यहाँ पे पैस्टोरलिस्ट है, दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट्स, ताकि वो अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर पाए और जो फॉरेस्ट का यूज वो करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर सही तरीके से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से सेक्शन 3 के हिसाब से कुछ राइट्स जो है वो यहाँ पर मालधारीज को दिए गए हैं, और मालधारीज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, तो डेफिनेटली आप एसोसिएट कर पा रहे होंगे इसको किससे? गुजरात से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। NGT ने ऑर्डर किया है कि गुजरात के जो बनी ग्रासलैंड है यहां पर जितने भी आपके एनक्रोचमेंट्स हैं उनको 6 महीने के अंदर खत्म करना है, ये पूरी न्यूज थी। NGT के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो NGT जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था, देखिए क्योंकि NGT ने ऑर्डर जारी किया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन NGT के ऊपर भी आ सकता है। करंट अफेयर से आएगा तो बनी के बारे में आएगा, लेकिन अगर ग्रासलैंड के बारे में नहीं पूछते तो NGT एज एन बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। तो 18 अक्टूबर 2010 ईयर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2010 के अंदर इसको लेकर आया गया था एज पर द NGT एक्ट, जो कि 2010 के अंदर ही आया था। ठीक है, एक स्पेशलाइज बॉडी के तौर पे इसे लाया गया था ताकि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स जो है, किस चीज के लिए? एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को मैनेज किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ इट वाज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEA को रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? NGT के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर 3 मेजर बॉडीज होती हैं, या फिर कहें कि 3 मेजर इंडिविजुअल यहाँ पे होते हैं। एक इसमें सबसे ऊपर होते हैं आपके चेयरपर्सन, फिर एक जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनी ग्रासलैंड को लेकर भी आ सकते हैं, NGT को लेकर भी मैंने आपसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो शेयर कर ली है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एफडीआई को लेकर है। इंडिया के अंदर एफडीआई को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन सही है। यूएई जो है वो टॉप इन्वेस्टर रहा है 2020 और 21 का डेटा देखते हैं एफडीआई को लेकर, तो हो सकता है एफडीआई जो होता है, जब भी कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करा जाता है तो यूजुअली उसे एफडीआई ट्रीट किया जाता है। एफडीआई इन द ईयर 2020-2021 केम प्राइमरली थ्रू द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो ये ज्यादातर कहां से है, डिबेंचर और बॉन्ड्स के माध्यम से इंडिया के अंदर आई है। अभी रिसेंटली इसको लेकर डाटा जो था वो भी दिया गया था एफडीआई को लेकर, और उसमें इंडिया का नाम भी लिखा था, और इंडिया के अंदर कहां से कितनी कितनी एफडीआई है, किस किस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और हिंदू एनालिसिस के अंदर भी अभी हमने 1-2 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यहां पर जल्दी से आंसर मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की बात करते हैं, 2020 और 21 के हिसाब से इंडिया ने 10% ग्रोथ देखी है एफडीआई के अंदर, और 82 बिलियन तक जो है ये पहुंच गई है। ठीक है, अगर सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये भी 19% बढ़ी और 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 2019 और 20 की बात करते हैं तो हमारी जो एफडीआई थी वो 74 बिलियन थी, 74 बिलियन डॉलर्स, लेकिन अभी कितनी है, 82 बिलियन डॉलर्स। तो अप्रोक्सीमेटली 10% का इजाफा जो है, जो इंप्रूवमेंट है वो यहां पर देखा गया। अब आते हैं यहां पर 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि यूएई जो है टॉप इन्वेस्टर है। देखिए, ये चीज न्यूज में एक टाइम एंड अगेन दे रखी थी, पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली न्यूज में आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। तो टॉप 3 इन्वेस्टर्स जो थे, और ये मैंने डिस्कस भी किया था हिंदू एनालिसिस में, सिंगापुर जो है नंबर 1 पोजीशन पे आता है। टॉप इन्वेस्टर अगर इंडिया के अंदर है, जो 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आया वो है सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है सेकंड यूएस का, राइट। यूएस के पास टोटल 23%, तो यहां पे सिंगापुर 33% पे है, यूएस 23% पे है, और तीसरा नंबर जो आता है वो आता है मॉरिशस का। ठीक है, मॉरिशस टोटल 9% फॉरेन कैपिटल फ्लो को यहां पर लेकर आया। तो पहली जो स्टेटमेंट है यूएई को लेकर वो गलत हो जाती है। इवन दो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक यूनिक कंट्री निकल के आई है, क्योंकि यहां पर देखा गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा इसने इन्वेस्ट किया है। चलिए, अब क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दी ना, दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत से लोगों को लग सकता है कि यूएई जो है सबसे ज्यादा पैसे यहां पे इन्वेस्ट कर रहा होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाते तो आप देखिए 1 कहां पर है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, सीधा आप बी को मार्क कर देते। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन, जब आप किसी क्रूशियल स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। इट मींस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट गलत हो जाती है। वो मैं बता भी देता हूं आपको किस तरीके से। जब भी 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, 10% या इससे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे एफडीआई कंसीडर किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि एफडीआई की ये क्वालिफिकेशन होती है। साथ ही साथ एफआईआई और एफडीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको जो 1 बाय 1 डिफरेंस है वो यहाँ पर आई थिंक देयर वाज अ 10 to 15 मिनट का जो लेक्चर था, वो उसके अंदर मैंने आपको पूरे डिफरेंसेस जो है बताए हुए हैं। अब आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर। एफडीआई जो 2020 और 21 की बात करी जा रही है, क्या ये ज्यादातर ये जो इसका हिस्सा है, क्या वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के माध्यम से आ रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल एफडीआई कितनी है 2020-21 के लिए, टोटल एफडीआई 82 बिलियन डॉलर्स है। और मैंने अगर आपको याद हो ये भी बताया कि ये जो है 10% इंक्रीज इसमें देखा गया, लेकिन 19% इंक्रीज किसमें देखा है, क्योंकि इस 82 बिलियन के अंदर आपका 60 बिलियन जो है वो कहां से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, राइट, जिसके अंदर 19% का इंप्रूवमेंट देखा गया। तो मेजर शेयर डिबेंचर और बॉन्ड्स का नहीं है, मेजर शेयर जो है वो इक्विटी का है। हेंस आपकी यहां पर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर मेजर पोर्शन जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, ना कि डिबेंचर और बॉन्ड से। तो यहां पे सेकंड विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको याद हो मैंने ये भी बताया था कि एफडीआई कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे टॉप पोजीशन पे कौन सा राज्य था, स्टेट कौन सा था, बताइए मुझे। हिंदू एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक सेक्टर भी बताया था कि इस सेक्टर के अंदर, चलिए सेक्टर तो मैं बता देता हूं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, यहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई हमें देखने को मिल रही है। लेकिन राज्य का नाम आप मुझे बताएंगे कि टॉप मोस्ट राज्य स्टेट कौन से जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इजराइल एग्रीकल्चर, इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर एग्रीमेंट को लेकर पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक 4 साल का प्लान है, हो सकता है दोनों का अग्रीमेंट जो है, इट कॉल्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इसमें पब्लिक सेक्टर भी रहने वाला है, प्राइवेट सेक्टर भी रहने वाला है। हो सकता है इसमें क्या होगा, ये फोकस करेगा कि इंडिया और इजराइल की जो सिटीज है उसे सिटीज ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, ये भी पॉसिबल है। जल्दी से बताएं, रिसेंटली ये न्यूज थी, इंडिया और इजराइल ने एक जो ये अग्रीमेंट है वो तो साइन किया है, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसके प्रोविजन के बारे में पूछा गया। सोचिए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है।
चलिए, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया और इजराइल ने एक 3 साल का वर्क प्रोग्राम अग्रीमेंट साइन किया है, ना कि 4 साल का। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। 3 साल का अग्रीमेंट है जो कि इंडिया और इजराइल के जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन करेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन इसका ध्यान से अगर आप पढ़ें, सिटीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात करें, एग्रीकल्चर की। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज मोस्ट इजीएस्ट आई वुड से टू एलिमिनेट। इसको तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, यहां पर सिटीज की कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे यूपीएससी के अंदर, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक आधी स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसको आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करते तो सी और डी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर आपको ए और बी में से चूज करना पड़ता, और फिर आपको यहां पर आपके करेक्ट आंसर तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाती। ठीक है, प्रोग्राम का पूरा एजेंडा क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको एस्टैब्लिश करना है, न्यू सेंटर्स को लाना है, ये भी इसके अंदर करी गई है। तो यहाँ पे सिटीज ऑफ एक्सीलेंस नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लाने की बात करी गई और सेल्फ सफिशिएंट बनने की बात करी गई। अगर आप देखिए पिछले कुछ टाइम से एग्रीकल्चर को लेकर हमारी सरकार काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है, चाहे वो अभी जो हमने खरीफ स्ट्रेटेजी लॉन्च करी 1-2 दिन पहले उसकी बात करी जाए, या फिर जो अभी किट्स थी, फार्मर्स को कुछ किट्स जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, किस चीज को लेकर, उड़द दाल, मूंग दाल और तूर, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार को लगा कि क्यों ना हम फार्मर्स को इसको लेकर फ्री किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर फ्री किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, किसान क्या करेगा, उड़द मूंग और तूर को उगाना शुरू करेगा, और जब ये चीजें हमारे देश में ही उगेगी तो फिर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है वो भी नहीं देना पड़ेगा, हमारी प्राइस स्टेबिलिटी, जो रुपये की स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी, राइट। साथ ही साथ इसी तरीके से खरीफ स्ट्रेटेजी को लेकर आया गया कि जो ग्राउंड नट है, सोया है, जो आपके ऑयल से रिलेटेड जो आइटम्स है उनको यहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि पाम ऑयल, हम काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो कहां से इंपोर्ट करते हैं, काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया से और मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर हम खुद ही यहां पर तेल को या फिर इससे कंसर्निंग जो हमारी फसलें हैं उसको उगाना शुरू करेंगे, क्रॉप को उगाना शुरू करेंगे, तो हमें ये इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर अगेन क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो वो बचेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत हम यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजीज को लेकर आया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया, क्या यूएनईपी IUCN के द्वारा लेके आया गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड WWF के द्वारा, UNFCCC एंड UNEP के द्वारा। बताइए, अभी रिसेंटली इस रिपोर्ट को रखा गया है, रिपोर्ट जो है रिलीज करी गई है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो भी दिया गया है। लेट्स सी, यहाँ पर जो इसको लाने वाली एजेंसीज है उसका नाम आप बता पाते नहीं बता पाते। रिपोर्ट को टाइटल किया गया प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। ये अंडरलाइन करती है कि वर्ल्ड ने जो यहां पर हमारे 2010 के अंदर यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टाइम पे जो गोल्स रखे थे, जो एम्बिशियस गोल्स यहां पर बनाए गए थे, उनको अचीव किया गया है या नहीं किया गया, या फिर कितना उसके अंदर स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस जो है वो यहां पर देशों की है। तो अलग अलग देशों की जो प्रोग्रेस है वो भी यहां पर बताई है। रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा लेकर आई गई है, इट इज ब्रॉट टू यू बाय UNEP एंड IUCN। तो यहाँ पे किसके द्वारा लाए गए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, एज वेल एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको लेकर आया गया है, और इसमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी हेल्प करी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन MCA 21 के बारे में है पूछा गया। MCA 21 रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये क्या है, ये कोई पोर्टल है जो कि क्या करता है, जो कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स को डिसेमिनेट करता है, हो सकता है ये कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी पॉसिबल है, ये काइंड का मॉडल कंसेशनियर अग्रीमेंट है, पॉसिबल है, या फिर कोई और ही चीज है, बताइए। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था MCA 21। अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो डेफिनेटली आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं पता तो सोचना पड़ेगा यहां पर, और गलती भी हो सकती है। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फर्स्ट फेज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट टू इट्स डिजिटल कॉर्पोरेट कंप्लायंस पोर्टल MCA 21 वर्जन 3.0। ठीक है, 3.0 को लेकर आया गया। इट इज द डिजिटल कॉर्पोरेट कंप्लायंस पोर्टल। इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, उसको लेकर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके अंदर ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो इंडिया का रैंक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 63 था आउट ऑफ 190 कंट्रीज, जिसके अंदर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस होती है हमारी अच्छी थी।
एक्सप्लेनेशन की अगर यहाँ पे बात करी जाए, MCA 21 जो है एक ऑनलाइन पोर्टल होने वाला है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जिसके पास क्या होगा, ऑल द कंपनीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो वो यहाँ पर अवेलेबल होगी, और वो जो लेजिबल या कहीं लीगल जो इसके स्टेक होल्डर्स है उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी, जनरल पब्लिक को भी ये प्रोवाइड करी जाएगी। MCA 21 तो 2006 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया था, फिर इसके 1.0, 2.0, 3.0 अलग अलग वर्जन जो है वो इसके धीरे धीरे लाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोगों को और स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करी जा सके। यहाँ पे होगा क्या, जो MCA 21 3.0 है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लेवरेज करेगा, ताकि जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस है या फिर स्टेक होल्डर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको और भी बेटर बनाया जा सके। MCA 21 हैज बीन अ पार्ट ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो काफी इस पे ध्यान दिया गया और मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसे कंप्लीट करने की भी बात करी गई थी। और जो अभी रिसेंटली हमारा बजट जो था, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी। MCA 21 वर्जन 3.0 को अनाउंस किया गया था बजट के दौरान में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टल जो कि कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और डिसेमिनेट करता है कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स को। चलते हैं MCA 21 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज और क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है वो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास टाइम भी अवेलेबल है, तो इस टाइम को अच्छे से यूज करें। प्रीलिम्स के लिए अगर फोकस करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज। अगर आप प्रीलिम्स के बाद, जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके बाद जो है मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं, जो कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेगी, तो आप 200 डेज की जो सीरीज है इसके अंदर जा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जाम का जो मटेरियल है वो है, उसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स देखेंगे उसके बाद जो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है वो मॉड्यूल भी इसके अंदर रखा गया, और कुछ वैल्यू एडिट मटेरियल जो है मेंस को लेकर वो भी डाला गया है। फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 विच इज अ 500 डे प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, राइटिंग प्रैक्टिस ये सभी चीजें मिल जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दो स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिस इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिसलीडिंग होती है और इन्फ्लुएंस करती है लोगों को उसके ओपिनियन को फॉर्म करने में, चेंज करने में, हो सकता है। डिस इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिसलीड करती है, और यहां पर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कोई भी यहां पर विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव उसे डिसेमिनेट किया जाता है। तो यहां पर इन दो टर्मिनोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आजकल न्यूज के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया जब से आया है तब से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये दोनों चीजें काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये जानना काफी जरूरी है। और वैसे भी अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर तंज कसती रहती है, एक दूसरे को टारगेट करती रहती है, तब उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है क्या। सोचिए, चलिए तो अभी तक क्या था न्यूज में, क्यों था, क्योंकि बीजेपी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर एपी अब्दुल कुट्टी, उन्होंने क्या कहा है, जो अभी बेसिकली लक्षद्वीप के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है और सीपीआईएम है वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रही है। किस चीज को लेकर? आप जानते हैं कि लक्षद्वीप की तरफ से काफी ज्यादा न्यूज डेली बेसिस पे हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर, जो नए नए रूल्स लेकर आ रहे हैं वो वहां के लिए सही नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, राइट। और लेकिन यहाँ पे मिस्टर एपी अब्दुल कुट्टी जो है उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करते हुए कहा है कि ये जो चीजें हैं कांग्रेस और सीपीआईएम के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का परसेप्शन जो है वो चेंज किया जा रहा है। अब देख लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन होती क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम एम, ये एक ऐसी मिसलीडिंग, एम से मिस इन्फॉर्मेशन, एम से मिसलीडिंग, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। मिसलीडिंग और फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जो कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विद नो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग हार्म, जिसमें हार्म करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है फिर? डिस इन्फॉर्मेशन इन विच मिसलीडिंग एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो इसमें मिसलीडिंग तो होती है और इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, लेकिन जो एक फैक्टर दोनों को अलग करता है वो है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटेंशन है वो हार्म करने की होती है, ठीक है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हार्म करने की इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन डिस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हार्म करने की इंटेंशन होती है। तो यहां पर थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो मिस इंफॉर्मेशन है इसको समझिएगा, इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, इंफॉर्मेशन तो ये भी गलत है लेकिन गलती से यहां पे आपसे मिस से आप मिस्टेक करके याद रखिएगा, आपसे मिस्टेक हो गई कि आपने ये इंफॉर्मेशन को शेयर किया, आपकी कोई भी यहां पर बुरी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन डिस इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज मिस इंफॉर्मेशन विद एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, या फिर कहें कि यहां पर आपका कोई एजेंडा या कोई ऑब्जेक्टिव होता है,
ठीक है तो यहां पर भी मिस इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव एन एजेंडा, यहां पर दूसरों को हार्म करने का, ओपिनियन चेंज करने का, कुछ इस तरीके से आपका एजेंडा होता है, राइट। तो जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं, फेक न्यूज क्या होगा, जब ये फेक न्यूज जान के दी जाती है तो वो डिस इन्फॉर्मेशन में आती है, लेकिन अगर गलती से कोई आपसे फैक्चुअल मिस्टेक हो गई वो मिस इन्फॉर्मेशन में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए इंटरव्यू के अंदर भी कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, आपने अगर उसका आंसर गलती से गलत दिया, ठीक है, तो वो तो क्या होगा, आपने इंटरव्यू बोर्ड को मिस इन्फॉर्म किया, ठीक है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी चीज को गलत बताया, इट मींस कि आपने उन्हें डिस इन्फॉर्मेशन दी है। आपने देखा होगा इवन जब इंटरव्यू से पहले आप एक पूरा फॉर्म भरते हैं, आपका जो डैफ भी होता है उसके अंदर भी लास्ट में आपको सिग्नेचर करने होते हैं कि जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज वो सही है, ठीक है। तो ये जो चीज है तब आपसे सिग्नेचर भी कराई जाती है। तो आप जानते हैं फेक न्यूज का काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, और वैसे भी जो सोशल मीडिया उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, इट डिपेंड्स कि यहाँ पर उसके फॉलोअर्स कितने और वो इस चीज को मानने लगते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए देयर इज समबडी जिसके 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन या फिर 100 मिलियन फॉलोअर्स है, और यहां पर ये व्यक्ति जो है डिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है या मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, तो कितना यहां पर लोगों के ब्रेन को चेंज किया जा सकता है, यू कैन हैव एन आइडिया, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो दोनों के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन एक जगह पे हार्म पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव है, एक जगह पे हार्म पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया एथिक्स को लेकर है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस को लेकर है, जो आईटी रूल्स है उसको लेकर है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी और आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं पहली स्टेटमेंट को लेकर, प्रोवाइड्स रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स ऑफ प्रिंट एंड सोशल मीडिया। तो आईटी रूल्स जो है वो प्रिंट और सोशल मीडिया जो है वहां पर कंप्लेंट मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया यूजर्स आर ट्रीटेड एज इंटरनेट इंटरमीडियरीज इन द एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज है वो संज्ञा किसको दी गई है, जो डिजिटल मीडिया यूजर्स, जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि जो डिजिटल मीडिया है उसको यूज करते हैं, उनको इंटरनेट इंटरमीडियरीज कहा गया। ये भी हो सकता है। द ग्रीवांस इज टू बी रिजोल्व विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट। जब कंप्लेंट दी जाती है 15 दिन के अंदर निदान उसका किया जाएगा। न्यू आईटी रूल्स आए हैं और आप जानते हैं कि आज से ही लेकर आए गए हैं, और यहाँ पर जो कंप्लायंस है उसके लिए कहा गया था फेसबुक को, ट्विटर को, कि आपको व्हाट्सएप को इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से बताएं न्यू रूल्स के बारे में। और सेक्शन 69A सब सेक्शन 2 जो है वो भी आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का काफी न्यूज में रहता है, जिसको कि आईटी एक्ट को 2000 में लेकर आया गया था, एंड टाइम एंड अगेन इसके अंदर अलग अलग बदलाव भी किए गए। जल्दी से मुझे बताएं कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं पहली स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है? बिल्कुल ठीक है। फॉर द यूजर्स ऑफ प्रिंट एंड सोशल मीडिया। नाउ प्रिंट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन वो किस किस के लिए, ये जो है प्रिंट मीडिया के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के लिए है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रिंट मीडिया। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया आपने, आप ए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। इट मींस आंसर या तो बी होगा या सी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ग्रीवांस को 15 दिन में सोल्व किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, 15 दिन का ही टाइम दिया गया है यहाँ पर। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या है। डिजिटल मीडिया यूजर्स को क्या इंटरनेट इंटरमीडियरीज कहा जाता है? देखिए यहां पर इंटरनेट इंटरमीडियरीज किसको कहा जाएगा, यहां पे इंटरनेट है, मान लीजिए दिस इज इंटरनेट, और यहां पे हम यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, सो ऑन अप टू जितने भी आप मान लीजिए। अब इंटरनेट को यूज करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर पे क्या करते हैं, हम लोग क्रोम को ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, हम गूगल सर्च इंजन को स्टार्ट करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करना है, अगर हम ये चीजें यूज नहीं भी कर रहे तो सीधा व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सीधा ट्विटर को ओपन करते हैं, टेलीग्राम को ओपन करते हैं। सो ये हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कि इंटरनेट, जो एक्चुअल इंटरनेट है उसको एक्सेस करने में अलग अलग यूजर्स की हेल्प करते हैं, और इंटरमीडियरी का रोल यहां पर निभाते हैं। क्योंकि आपको कुछ सर्च करना है, आप क्रोम को यूज करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करेंगे, गूगल को यूज करेंगे, या फिर अगर आपको कोई जो आपका मैसेज है, मैसेज को चेक करना है तो व्हाट्सएप को यहाँ पर आप यूज करेंगे, या फिर फेसबुक को यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मीडिया इंटरमीडियरीज कहा गया वो इनको कहा गया, ना कि यूजर्स को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, इट मींस सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। ध्यान रखिएगा इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, काफी न्यूज में एग्जिस्ट कर रही है डेली बेसिस पे, तभी ये चीज आपसे पूछी गई थी। चलते हैं यहां पर सेलेरू रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए यहां पर इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ये भी हो सकता है। जो आपकी सबरी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है सेलेरू रिवर की, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अपर कोलाब डैम इज बिल्ट ऑन सबरी रिवर। बताइए क्या आंसर होगा। रिसेंटली 6%
दे ड्राउंड एंड 2 वर रिपोर्टेडली मिसिंग। तो 6 लोग जो है वो डूब गए हैं, 2 को मिसिंग बताया जा रहा है। आफ्टर 2 फिशिंग बोट्स जो थी उनको वो कैप्साइज हो गई इन द सेलेरू रिवर। तो ये कहां पर लोकेट करती है बता देता हूं आपको, उड़ीसा के मलकानगिरी से ये न्यूज आ रही थी, ठीक है। तो यहां पर जो रिवर है उसके बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट को अगर हम देखें, सेलेरू रिवर जिसको कि यहां पर मकुंड भी कहा जाता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, मकुंड, ठीक है। तो अपर रीचेस के अंदर इसे क्या कहा जाता है, मकुंड भी कहा जाता है। ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है सबरी की, ठीक है। सो सबरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सेलेरू जो है वो सबरी की ट्रिब्यूटरी। तो सेकंड तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, तो यहां पर बी और डी को तो जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए। इट मींस या तो पहली स्टेटमेंट ठीक होगी या तीसरी स्टेटमेंट ठीक होगी, दोनों ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सेलेरू रिवर के बारे में। तो सेलेरू रिवर जो है एक ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इस रिवर के अंदर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, तो डैम जो है उसके बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अपर कोला प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ओडिशा अक्रॉस द सबरी इज अ मेजर डैम प्रोजेक्ट, जो कि क्या करेगा, वाटर को सप्लाई करेगा इरिगेशन के लिए, पीने के पानी के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो भी यहाँ पे करी जाएगी। और ये सबरी के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। और सेलेरू किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबरी की ट्रिब्यूटरी है। क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है? देखिए, रिवर सबरी इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, नॉट द रिवर सेलेरू। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी कौन है, सेलेरू है? नहीं, सेलेरू नहीं है, सबरी है। उसकी फर्दर जो ट्रिब्यूटरी है वो सेलेरू है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, क्योंकि ये चीज आपकी न्यूज में मेंशन करी गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दिस इज द लोकेशन जो आपकी गोदावरी रिवर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और यहां पर आपको आपकी सबरी रिवर भी दिखाई दे रही है। फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। सो दिस इज गोदावरी। आसपास की रिवर जरूर देखिएगा, पन्ना रिवर भी इसमें डायरेक्टली आके मिल रही है। देन आपकी मंजीरा भी आ रही है, यहाँ पे मनियार भी आ रही है। ऊपर जाएंगे तो इंद्रावती भी आपको दिखाई देगी, वानगंगा भी दिखाई दे रही है, वारदा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पे सबरी जो है वो भी दिखाई दे रही होगी। एंड देन फाइनली बे ऑफ बंगाल। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन बात करता है इंटरपोल के नोटिस के बारे में। बताइए, इंटरपोल के नोटिस को लेकर आपको बताना है कि कौन सा कलर किस चीज को दर्शाता है। रेड नोटिस जो है ये किसके लिए होता है, जो अरेस्ट है या फिर एक्सपेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव करना है तो उसके लिए होता है। यहाँ पे अगर आपको फ्यूजिटिव को अरेस्ट करना है या फिर एक्स्ट्राडिशन करना है, दोनों पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉसिबल है। ब्लू जो है वो किसके लिए होता है, मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए होता है। येलो इज फॉर फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज ऑफ पर्सन जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी एक्टिविटीज को पता लगाना है तो येलो यहाँ पर लेकर आया जाता है। यहाँ पे मेहुल चौकसी जो है उनको लेकर काफी न्यूज थी। यहाँ पे कहा गया कि 13,578 करोड़ 13,578 करोड़ पीएनबी का जो फ्रॉड हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है इनका। और उसके बाद ये क्या हुआ था, उसके बाद जैसे ही केस अनर्थ हुआ, सबसे पहले इन भगोड़ों की क्या एक तरीका होता है, चाहे वो माल्या हो या फिर मेहुल चौकसी हो या फिर यहाँ पर नीरव मोदी हो, उनका पहला यही चीज होती है कि वो भाग के किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये एंटीगुआ में छुपे हुए थे और कहा गया कि ये बेसिकली इनके अगेंस्ट में जो पूरा एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग चल रहा था तो वहां पर ये मिस हो गए। बट अभी न्यूज दोबारा से आ रही थी कि इनको वापस लेकर आया जाएगा। तो इंटरपोल का जो रेड नोटिस है वो वैसे भी इनके अगेंस्ट में पेंडिंग रखा हुआ है। अब जानते हैं यहाँ पर नोटिस के बारे में। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरपोल का रेड नोटिस जो है वो इनके अगेंस्ट में जारी किया गया था, तो एक्स्ट्राडिशन तो आप समझ चुके होंगे, अरेस्ट और एक्स्ट्राडिशन के लिए होता है। ये पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब आते हैं बाकी बचे हुए 2 नोटिस के ऊपर, लेकिन मैं इंटरपोल के बारे में भी कुछ आपको बताना चाहूंगा। इंटरपोल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस, क्योंकि इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटर प्लस पोल, इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। तो ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है विद 190 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहाँ से भी इंटरपोल के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, और जब भी इस तरीके के फ्यूजिटिव्स को लेकर कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो इंटरपोल से बातचीत करी जाती है। इट एनेबल्स पुलिस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया टू वर्क टुगेदर, ताकि पूरी दुनिया को एक सेफर प्लेस बनाया जा सके और ऐसे जो भगोड़े होते हैं उनको पकड़ के वापस में देश में लाया जा सके। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इज इन लॉयन फ्रांस के अंदर। तो लॉयन फ्रांस के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेट करता है। रेड नोटिस वैसे मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्राडिशन के लिए होता है। ब्लू नोटिस किस लिए होता है, ब्लू नोटिस इज मेनली इशूड बाय द इंटरपोल, ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को लेकर इकट्ठी करी जा सके, किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को लेकर इकट्ठी करी जा सके, वो व्यक्ति क्या कर रहा है इन रिलेशन टू क्राइम, वो चीजें इकट्ठी करी जा सके। तो यहाँ पे मिसिंग पर्सन के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक नोटिस जो है व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, तब आप ब्लैक नोटिस को लेकर आते हैं। चलिए मैं आपको वेरियस नोटिस जो है वो दिखाई देता हूँ। सो रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन नोटिस आपका रहता है
यहाँ पे वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। सो ऑरेंज नोटिस आपका होता है इमिनेंट थ्रेट कोई होता है, मिसिंग पर्सन के लिए आपको येलो नोटिस होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ब्लू नोटिस होता है, पर्पल नोटिस भी यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी को जानने के लिए होता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस। तो ये अलग अलग नोटिस जो है वो वेरियस रीजन के लिए यूज किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट थी यहाँ पर वो इनकरेक्ट हो गई थी और हमने यहाँ पे जो आंसर था वो अपना क्या बताया है, सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, अदरवाइज बाकी जो स्टेटमेंट थी सेकंड और थर्ड वो हमारी इनकरेक्ट हो गई थी, ठीक है। चलिए सो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन होगा द रीजन बिहाइंड हायर नंबर ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ पे जो आपके ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। अगर आप अरेबियन सी से कंपैरिजन करते हैं तो इसके रीजन क्या, क्योंकि आप जानते हैं देखिए वैसे तो अभी अरेबियन सी के अंदर भी काफी सारे जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर भी काफी सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, लेकिन वैसे कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। आप नेक्स्ट टाइम इस चीज को नोटिस भी कर लीजिएगा, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा इंपैक्टेड रहता है। जब भी न्यूज आती है साइक्लोन की, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है वो काफी ज्यादा इससे इंपैक्टफुल रहते हैं। तो यहां पर पूछा गया कि बताइए कि इसके रीजन क्या है। पहला बताया मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर हो सकता है, लेसर हीट सर्कुलेशन ये भी पॉसिबल है, प्रेजेंस ऑफ लैंड मास। बताइए क्या रीजन होंगे जिसकी वजह से ईस्टर्न या फिर कहीं बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। सोचिए। चलिए देखिए सबसे पहले तो ये बात ठीक हो जाती है कि यस बे ऑफ बंगाल जो है इसमें ज्यादा साइक्लोन आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी, बट नाउ रीजन जानना काफी जरूरी हो जाता है। वाटर ऑफ द अरेबियन सी जो है रिलेटिवली कोल्डर है देन द बे ऑफ बंगाल, जो कि साइक्लोन्स के लिए और साइक्लोन्स को इंटेंसिफाई करने के लिए उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कंजीनियल नहीं है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कंपेरेटिवली कोल्ड है, यहाँ पे जो वाटर है बे ऑफ बंगाल में वार्म है। क्या ये कोई पॉइंट कहीं पे दिया है? चलिए देखेंगे इसको। बे ऑफ बंगाल इज मच वार्मर बिकॉज इट इज लैंड लॉक्ड ऑल्सो, और यहाँ पर क्या होगा, लेस पावर्ड विंड्स जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, विच मीन्स लेस हीट सर्कुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपका है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल के बारे में। पहली स्टेटमेंट जो हमारी थी वो तो हमने कर ली। फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, जैसे कि काफी सारी रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में आती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल का जो पानी है उसको क्या करती हैं, लेस डेंस बनाती हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे समुद्र का पानी होता है उसमें नमक काफी ज्यादा होता है, राइट, तो वो डेंस होता है काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर की नदियां यहाँ पे आके गिरेंगी, राइट, काफी सारी नदियां आपकी यहाँ पर आती है। अभी तो गोदावरी के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। तो वो अपना फ्रेश वाटर इसके अंदर मिक्स कर देती है। फ्रेश वाटर होने की वजह से क्या होगा, जो पानी पहले काफी डेंस होता था वो कम डेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो काफी ज्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो यहां पर जो आपका साइक्लोन है उसको जनरेट करने के लिए जो एक कंजीनियल सिचुएशन है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो भी इसके पीछे एक कॉजल फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। अरेबियन सी की बात करें, इसके अंदर ज्यादा सॉल्ट कंटेंट रहता है और यहाँ पे पानी काफी डेंस रहता है, और इवेपोरेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल एटलीस्ट मुश्किल हो जाता है। साइक्लोन्स जो है उसके ऊपर लैंड मास का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन एक्सप्लेन भी इसे करना जरूरी है, बता देता हूं किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट, और यहां पे ये एरिया कौन सा है, ये आपका पैसिफिक का एरिया। तो पैसिफिक में अगर कोई साइक्लोन बनता है वो मूव करते करते बे ऑफ बंगाल में आ सकता है, लेकिन क्या यहां को क्रॉस करके यहां जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, पर वैसे भी पहले भी पैसिफिक के अंदर कोई आएगा तो यहां पर पहले कहां आएगा, बे ऑफ बंगाल में आएगा। फिर बे ऑफ बंगाल से वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां पे उसको लैंड मास दिख गया, और लैंड मास में ही वो जितनी भी अपनी एनर्जी होती है यहीं पे कंज्यूम कर देगा, राइट। तो यहाँ पे साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में आने का रीजन इसके यहाँ बीच में ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है ये इसकी अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि पैसिफिक से मूव होते होते इस डायरेक्शन में काफी सारे साइक्लोन्स आ जाते हैं जहां पे बे ऑफ बंगाल अवेलेबल है। लेकिन वहां पर देखेंगे वहां पे ऑलरेडी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो लैंडमास यहां पर भी अवेलेबल है, तो यहां से इस डायरेक्शन में आपके साइक्लोन्स नहीं आते हैं और ना ही बनते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो तीनों जो हमारे ऑप्शंस थे करेक्ट हो जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि तीनों आपकी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाती है। चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 29 मई पर पहुंच चुके हैं, और जो द हिंदू और पीआईबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर द 10 टॉपिक्स जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ब्लैक बक के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में डिस्कशन होगा, एसीसीआर पोर्टल के बारे में जानेंगे, एफटीआई इंश्योरेंस को लेकर भी एक क्वेश्चन है, वन गुजर्स के बारे में डिस्कस करते हुए हम रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओआईसी को लेकर डिस्कशन होगा, द नेशनल मिशन ऑन बायोमास को लेकर डिस्कशन करेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और फिर फाइनली हम विश्वनाथन कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईयूसीएन स्टेटस। अभी इंडियन एंटीलोप जो है ये रिसेंटली न्यूज में था, कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा क्यों ये न्यूज में था। आपको इसका आईयूसीएन स्टेटस बताना है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी के अंदर जब भी कोई न्यू स्पीसीज कहें या फिर ओल्ड स्पीसीज कहें न्यूज में रहता है किसी भी रीजन की वजह से,
उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो उसके आईयूसीएन स्टेटस को लेकर आती है। रिसेंटली एक सेंसस जो है वो कैरी आउट किया गया है उड़ीसा के अंदर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसने रिवील किया है कि जो उड़ीसा का ब्लैक बक पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है पिछले 6 सालों के अंदर। सो इट्स अ गुड न्यूज कि यहाँ पे एंटीलोप की जो पॉपुलेशन है एज पर द सर्वे वो बड़ी है, डबल हो गई है। तो ब्लैक बक एंटीलोप कैरवी कैप्रा इसको कहा जाता है और द इंडियन एंटीलोप भी से कहा जाता है। ये जो स्पीसीज है ये इंडिया का नेटिव है और वैसे आपको नेपाल में भी मिल जाएगा। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा गया है। सो यहां पर आंसर आपका हो जाता है लीस्ट कंसर्न, ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनने में लग सकता है जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में होगी, या तो ये नियर थ्रेटेंड होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा या वल्नरेबल होगा, बट इट इज लीस्ट कंसर्न, ठीक है। एंड दिस इज द ऑप्शन जो हमने लीस्ट सोचा होगा। लग रहा होगा कि आंसर या तो वल्नरेबल होगा, नियर थ्रेटेंड होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, तभी यहां पर इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर इंडियन एंटीलोप जो अभी उड़ीसा में यहाँ पर जो इसके ऊपर पूरा सर्वे किया गया, इसके अलावा ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की जो रीजन है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। इट इज कंसिडर्ड एज द एपेटमी ऑफ द ग्रासलैंड। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। चीता के बाद सबसे फास्ट इसको माना जाता है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे एनपीएस के बारे में पूछा है आपसे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि 2014 में आई थी इसकी, हो सकता है। पीएफआरडीएस को इंप्लीमेंट करता है एंड इवन ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 स्टेटमेंट आपके सामने, सोचिए करेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? चलिए थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड बता देता हूं। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसने अभी अनाउंस किया है एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट को यहां पर अनाउंस किया गया है अंडर द एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना एपीवाई। और ये बताया गया कि दोनों ने जो इनका 6 ट्रिलियन रुपीस का, देखिए रुपीस है डॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 6 ट्रिलियन रुपये का जो यहाँ पे मार्क था, माइलस्टोन जो था, उसको यहाँ पर क्रॉस किया है। ये पूरी न्यूज थी। नाउ आते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, वन बाय वन देखते हैं। तो एनपीएस स्कीम जो थी जनवरी 2004 के अंदर आई गई थी और इसमें आप में से जो भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। और इसे लेकर आया गया था जनवरी 2004 में, लेकिन आर्म फोर्सेस के लिए इसे तब भी नहीं लाया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप यहां पर पहली स्टेटमेंट जो सबसे क्रूशियल स्टेटमेंट थी और इजी भी थी, आप कह सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते तो आपको बाकी कुछ जानने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप बी को मार्क कर सकते थे। इट मींस आपका आंसर बी हो जाता। फिर भी हम वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पीएफआरडीए के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। पीएफआरडीए की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो लार्जली आप बता सकते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसकी एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में। 2009 वो साल था जब एनपीएस को सभी सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। इट वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है 2004 या 14 वाली स्टेटमेंट ना पूछी जाए, आपसे 2009 वाली स्टेटमेंट पूछी जाए। इसी वजह से कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए, और जब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपने नोट जरूर बनाइएगा। और यहां पर नए रूल्स के हिसाब से ओसीआईस को भी यहां पर अलाउ किया गया है कि वो भी चाहे तो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? योर आंसर विल बी बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसीसीआर के बारे में पूछा गया। एसीसीआर पोर्टल जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्या वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, आयुष के द्वारा, आईटी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा जिस भी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है उसका पर्पस क्या है, ये पर्टिकुलर आपका पोर्टल करने क्या वाला है वो भी जानेंगे। पहले आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है एसीसीआर, दैट इज आयुष क्लिनिकल केस रेपोजिटरी पोर्टल, एंड द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप को भी एक वर्चुअल इवेंट के तौर पर के थ्रू यहां पर लॉन्च किया गया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एसीसीआर को लॉन्च किया और यहां पर कुछ की पॉइंट्स इसके जो है वो जान लेते हैं। बेसिकली इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एज ए प्लेटफॉर्म, ताकि जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं और पब्लिक दोनों को ही सहायता करी जा सके। तो जो लोग यहाँ पे आयुष को प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पब्लिक है जो कि आयुष के थ्रू अपना ट्रीटमेंट चाहती है, उन दोनों को ये जो पोर्टल है सपोर्ट करने वाला है। इट ऑल्सो वेलकम्स आयुष प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप आए और इस पर्टिकुलर पोर्टल में एनरोल करें और यहाँ पर जो भी सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस हैं
उनको यहाँ पर उनकी स्टडी करके उनके कंसर्निंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़कर सभी को बेनिफिट इनके थ्रू हो सके। तो पोर्टल जो है उसमें सारी नॉलेज जो है वो रखी जाएगी, चाहे वो पेशेंट्स को लेकर हो या फिर यहाँ पे आयुष प्रैक्टिशनर्स को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है पूरे आयुष सिस्टम की उसको शो किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी आयुष प्रैक्टिशनर ने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया, अब उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आयुष सिस्टम को आप प्रमोट कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी प्रैक्टिशनर्स की जो भी आपकी जो सक्सेसफुल केसेस होंगे या फिर जो उन्होंने सही तरीके से ट्रीटमेंट किया होगा, उनकी जो लर्निंग्स होगी वो सब यहाँ पर दिखाई जाएगी, ताकि सभी प्रैक्टिशनर्स को फायदा भी मिल सके और एक तरीके से मोटिवेशन भी मिल सके इसके थ्रू। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसके थ्रू लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लेकर आया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं यहाँ पे आयुष से आगे बढ़ते हुए एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो लाई गई है वो 49% से अभी कुछ दिन पहले इंक्रीज करी गई थी। बेसिकली पार्लियामेंट ने एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो था पास किया था, जिसके थ्रू एफडीआई को इंक्रीज किया गया था। आपको ये बताना है कि ये जो परसेंटेज करी गई है वो कितनी करी गई है। कई बार इस तरीके के स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो सोचिए इसके बारे में। 49% से क्या 74 किया है, 85 किया, 100 किया है, या फिर कोई और ही परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज करी गई है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पार्लियामेंट ने जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया था, तो यहाँ पे एफडीआई की जो लिमिट थी वो 49% से इंक्रीज करके कर दी थी 74%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट के अंदर लोग होंगे वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होंगे। फॉर एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी यहाँ पर आएगी, मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सन जो होंगे एंड एटलीस्ट वन अमंग द चेयरपर्सन ऑफ इट्स बोर्ड, इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विल बी द रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। तो उनमें से जो यहाँ पर एक कंडीशन जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन के लिए भी रखा गया कि की पोजीशन पे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। मीनिंग क्या है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर आती है तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हियर वुड मीन सम ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो यहाँ पर आएगी, उसी को यहाँ पे टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेनर विल बी कॉल्ड द एफडीआई, व्हाइल इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडियन कंपनी जब इन्वेस्ट करती है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स इनटू अनदर इंडियन एंटिटी, उसको इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फॉरेनर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी जिसको कि कोई फॉरेनर कंट्रोल करता है वो यहां पर इन्वेस्ट करती है तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर वन गुज्जर्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंटली न्यूज में थे, रीजन भी बताऊंगा बट यहां पर जल्दी से बताएं मुझे। यहाँ पे वन गुज्जर सीन इन द न्यूज इज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्या उत्तराखंड से आते हैं वन गुज्जर्स, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, नन ऑफ द अबव, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं। कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा बताने वाला हूं, कहां से कौन कौन से राज्यों से आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सोचिए, वन गुज्जर्स बेसिकली दे आर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग नोमैडिक कम्युनिटी होती है, जो कि कहां पर ज्यादातर, अब मैं आपको हिंट देने वाला हूं, यहाँ पे हिंट के बाद तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी बट आई एम प्रीटी श्योर अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। हिमालयन स्टेट्स की जो फुट हिल्स हैं वहां पर रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो जैसे कि स्टेट्स हो गए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर ये रहते हैं। ठीक है, यूजुअली दे माइग्रेट टू बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या है, ये टर्म आपने जरूर एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वहां पे पढ़ी होगी ग्रासलैंड, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अंदर कारेवास, बुग्याल्स, ये टर्म्स आपको जानने को मिलेगी। तो ग्रासलैंड जो कि अपर हिमालय के अंदर लोकेट करते हैं, वहां पर रहना पसंद करते हैं, बफेलोस को पालते हैं और यहाँ पर मॉनसून के टाइम पे दोबारा से अपने जो थोड़ा सा गर्म इलाका होता है वहां पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं न्यूज में क्यों थे। सो उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज रेप्रिमेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टॉपिंग सम वन गुज्जर्स फैमिलीज ऑन द वे टू गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेड कि उनके जो राइट्स हैं आप उनको वायलेट ना करें। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपके नेशनल पार्क है वहां पर कुछ कंडीशंस या कुछ रेगुलेशंस हैं वो लगा दी जाती हैं, वहां पर जो एंट्री और एग्जिट है उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो थी वन गुज्जर्स को एंटर नहीं करने दे रही थी और यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक लताड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लगाई है कि आप उनको आने दीजिए, उनको क्यों नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा वैसे यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा और वैसे मैंने आपको बाकी के राज्य भी बता दिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। वन गुज्जर्स दे परस्यू सीजनल माइग्रेशन, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर, वैसे वो तेरई भाबर या फिर शिवालिक रीजन जो उत्तराखंड के अंदर है वहां पर रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका जो गर्मियों का टाइम होता है तब ये क्या करते हैं, ये हाइट्स पे चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होगा, हाइट्स पे रहने में जो उनको जो टेम्परेचर है वो उनके लिए कंजीनियल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड आती है, विंटर्स आते हैं, तो वो वापस कहाँ जाते हैं,
विंटर्स में वापस निचाई पे आ जाते हैं ताकि ज्यादा ठंड का सामना उनको ऊंचाई पे ना करना पड़े, राइट। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस ह्यूमंस का जो एग्जांपल है ये आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। तो ये वन गुज्जर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और बफलोस पालते हैं, नोमैडिक पीपल हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज और 200 डेज की सीरीज है, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्या ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यस, ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप आज भी एनरोल करते हैं तो ऑलमोस्ट 70-75 डेज तो ऑलरेडी अनलॉक्ड हो चुके हैं इसके अंदर। तो आप चाहें तो एक दिन में 2 या 3 दिन भी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों की यही क्वेरी थी कि अगर मैं 200 डेज भी सब्सक्राइब करता हूं तो क्या मैं एक दिन में 2 या 3 दिन भी देखना चाहूं तो कर सकता हूं उसके असाइनमेंट्स को। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि 150 प्लस डेज जो है ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं, जिसको कि आप कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीलिम्स फोकस जो सीरीज है वो आपकी क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज है, लेकिन प्रीलिम्स प्लस मेंस फोकस जो सीरीज है वो आपकी 200 डेज की सीरीज है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स का जो 100 डेज का मटेरियल है वो तो इसके अंदर है ही, लेकिन साथ में वैल्यू एडेड मटेरियल प्लस इसके अंदर राइटिंग असाइनमेंट जो है वो भी आपको ऐड करके दिया गया। तो डेली बेसिस पे ये सीरीज इसलिए बनाई गई थी कि डेली बेसिस पे आप तैयारी कर सके, कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। क्योंकि जब आप डेली कंसिस्टेंसी से, क्योंकि सबसे जरूरी चीज अगर यूपीएससी के अंदर कोई है तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आप यहां पर तैयारी करते रहते हैं डेली बेसिस पे, अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे और अपने बीच की दूरी को कम करते जाते हैं, अपनी हार्डवर्क के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपनी रिवीजन के थ्रू, अपनी स्टडीज के थ्रू, डेफिनेटली देयर इज अ डे जब आप अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। तो यहां पर उसी चीज को ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई गई थी कि कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। डेली बेसिस पे आप जो असाइनमेंट आपको मिलते हैं, जो अनलॉक किए जाते हैं असाइनमेंट्स, वीडियोस हो, क्विजेस हो, राइटिंग असाइनमेंट्स हो, वो सब आप अपने यहाँ पे कंप्लीट करें और अपने इस एग्जाम को क्रैक करें। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप 2020 की सीरीज के लिए जाइएगा, बिकॉज इट इज अ 500 डे सीरीज। तो 200 दिन की सीरीज के कंपैरिजन में इसमें आपको बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता है प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। राइटिंग असाइनमेंट तो यहाँ पर रहते ही हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट रिप्रेजेंट्स द निर्वाणा स्टेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा की जो निर्वाणा स्टेज है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। द ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ सच काइंड इज इन इंडिया। सो दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैच्यू जो इस तरीके का है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। सोचिए, यहां पर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने वाला हूं, बुद्धा जयंती अभी हमने सेलिब्रेट करी थी और उसके बाद काफी सारी न्यूज जो थी वो लॉर्ड बुद्धा को लेकर हमने यहां पर देखी है। चलिए, तो बुद्धा जयंती हमने अभी 2-3 दिन पहले सेलिब्रेट करी थी, May 26 मोर प्रिसाइजली 26 मई को हमने किया था। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आए थे जो कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर में अपीयर हुए थे और 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री से आपसे पूछी जा सकती है या फिर कहीं आर्ट एंड कल्चर से आपसे पूछी जा सकती है, तो उसमें इंडिया के लार्जेस्ट स्टैचू जो है अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक रिक्लाइनिंग बुद्धा किस तरीके से दिखता है, जिसमें बुद्धा जो है राइट साइड में अपने लेटे हुए है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिक्लाइनिंग। आपने सुना होगा ना रिक्लाइनिंग जो चेयर्स आती हैं, तो कुछ उस तरीके से। नाउ दिस बुद्धा वाज टू हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल बोध गया के अंदर किया जा रहा है। सेरेमनी हैज बीन पुट ऑफ ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन से सेरेमनी नहीं करी जा सकी यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में न्यूज जो थी वो मेंशन करी गई थी। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू या फिर इसकी जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धा ड्यूरिंग द लास्ट इलनेस, जब बुद्धा अपने लास्ट टाइम में थे, अबाउट टू एंटर द परिनिर्वाणा में जब वो जाने वाले थे। तो इसको लेकर ये जो स्टेज है रिप्रेजेंट करती है, जो पूरा जो आप कह सकते हैं कि बुद्धा स्टैचू है ये रिप्रेजेंट करता है। सो डज इट रिप्रेजेंट द निर्वाणा? नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द निर्वाणा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या ओल्डेस्ट स्टैचू ऐसा इंडिया के अंदर है? देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो ओल्डेस्ट स्टैचू ऐसा है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको पहली स्टेटमेंट के बारे में कुछ और चीजें भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा पहले सेकंड स्टेटमेंट को यहां पे कंप्लीट करके मैं आंसर बता देता हूं, फिर हम पूरा एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। यहां पर एक बुद्धा है जिनकी यहां पे परिनिर्वाणा के अंदर भामला बुद्धा कहा जाता है, इसे भामला बुद्धा परिनिर्वाणा। ये जो है 2nd सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। तो आज से काफी 1800-1900 साल पुराना हो गया है। तो 1900 साल पुराना ये जो आपका स्टैचू है ये आपका खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहां पर लोकेट करता है। ओल्डेस्ट स्टैचू माना जाता है जो कि इस स्टेज का है। हमारे यहाँ पर तो अभी इसे इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, और हो सकता है कुछ पुराने भी हमारे पास यहाँ पर हो, लेकिन जो सबसे पुराना है वो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मिलता है, पाकिस्तान के अंदर, ना कि इंडिया के अंदर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट नहीं मिली है। चलिए, परिनिर्वाणा के बारे में जान लेते हैं। परिनिर्वाणा इज द स्टेज ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परिनिर्वाणा इज द स्टेज ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर डेथ दैट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय एनलाइटेंड सोल्स।
चलिए, बुद्धा की डेथ जो थी दैट केम व्हेन ही वाज 80 इयर्स ओल्ड इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। कुशीनगर में थे वो, ईस्टर्न यूपी के अंदर, एंड वो बिहार के बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। तो यहाँ पर निर्वाणा स्टेज नहीं थी, परिनिर्वाणा थी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये चीज कि निर्वाणा और परिनिर्वाणा काफी इंटरेस्टिंग, ये आपको जब आप पढ़ेंगे ना, अगर आपको पता है तो वैसे ही आपको ये काफी इंटरेस्टिंग चीज पता है। तो निर्वाणा परिनिर्वाणा में डिफरेंस क्या है ये मुझे बताइएगा। देखिए, पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यू नो द बेस्ट थिंग कि इनके बीच का डिफरेंस जो है उसमें जो नुआंसेस है वो आपको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं कि निर्वाणा परिनिर्वाणा में डिफरेंस क्या है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सो दिस इज बेसिकली द बुद्धा। ये रिक्लाइनिंग स्टेज मानी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड पे अपने लेटे हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ओआईसी के बारे में आपने काफी सुना होगा, राइट। ओआईसी इंडिया को लेकर भी काफी कॉन्टेक्स्ट में रहती है। यहां पर देख लेते हैं ओआईसी के बारे में कि 3 स्टेटमेंट जो है उसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है बेसिकली। पहली स्टेटमेंट कहती है मेंबर्स इन इट आर मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस होते हैं। तो वहां पर मुस्लिम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेरूसलम वेस्ट बैंक के अंदर लोकेट करता है, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। ओआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था 25 सितंबर 1969 को, when an Islamic conference took place with 24 members. ठीक है, catalyst that led to the conference was a fire on the अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, और ऑफिशियली वैसे कहा जाता है कि इसको फाउंड किया गया था 1972 के अंदर। नाउ थिंक अबाउट द आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। ओआईसी के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी हैं, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया हियर। ठीक है, यहां पर अगर किसी भी कंट्री में सिग्निफिकेंट, ध्यान रखिएगा मेजोरिटी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं मैं, मेजोरिटी मींस वो 50% से ज्यादा, लेकिन यहां पे मेजोरिटी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट। अगर किसी कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, वो भी इसके अंदर मेंबर बन सकते हैं। तभी इंडिया काफी टाइम से ट्राई कर रहा था इसके अंदर मेंबर बनने के लिए, लेकिन पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया की एंट्री को रोक रही थी। काफी सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर मेंबर है, लेकिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट जरूर है लेकिन मेजोरिटी में नहीं है। तो मेंबर्स के लिए कंडीशन है मुस्लिम मेजोरिटी होना, बिल्कुल भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर जेरूसलम के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर जो है सऊदी अरेबिया जेदा के अंदर है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया से नॉट अ मेंबर। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हेंस थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास। बायोमास के यूज को लेकर 3 स्टेटमेंट यहां पर दी है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बायोमास यहां पे नेशनल मिशन को लेकर सही है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि MNRE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लेकर आया गया। इट इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से एसोसिएट करता है, एंड इट इंक्लूड्स को फायरिंग ऑफ कोल अलोंग विद द बायोमास। तो ये जो है इसके अंदर बायोमास के साथ साथ कोल को भी फायर अप किया जाएगा, प्रोबेबली एनर्जी जनरेट करने के लिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया है कि एक नेशनल मिशन ऑन बायोमास लेकर आएंगे, यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है, प्रोबेबली वहां पर बायोमास को बर्न करने की बात करी जा रही है ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे को फायरिंग की बात करी गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, को फायरिंग मींस कोल के साथ साथ बायोमास को भी बर्न किया जाएगा एनर्जी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। और मंत्रालय का नाम मैंने आपको क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ना कि MNRE। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या ये न्यूक्लियर पावर से रिलेट करता है? कहीं पे भी न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट को तो आप वैसे ही कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हमने बायोमास की बात करी है और बायोमास के बाद मैंने आपको यह बताया कि को फायरिंग करी जाएगी इसके किसके साथ? कोल के साथ, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट कोल के उनका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे बायोमास के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, क्योंकि सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि किसके बारे में? IMA के बारे में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है IMA को लेकर। पहली कहती है लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी एट लार्ज।
तो डॉक्टर्स और कम्युनिटी के वेलफेयर को ये देखते हैं। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की फ्रॉम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हो सकता है हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर है। जल्दी से बताएं, अभी रिसेंटली IMA न्यूज में था क्योंकि एक केस जो है इनके द्वारा फाइल किया गया है अगेंस्ट बाबा रामदेव। आप जानते हैं कि बाबा रामदेव ने अभी एलोपैथी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी थी, जिसको लेकर काफी सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। तो आपको यहाँ पे बताना IMA को लेकर जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी है, सोचिए। चलिए देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डॉक्टर्स के लिए काम करती है, फॉर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर काम करती है, विच लुक्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज द कम्युनिटी एट लार्ज। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ध्यान रखा जाता है, कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन यहां पर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम की बात करी गई है, ट्रेडिशनल सिस्टम की बात नहीं करी गई, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम को कौन देखता है? ट्रेडिशनल सिस्टम को देखते हैं बाबा रामदेव, राइट। तो मॉडर्न सिस्टम को, जो आपकी एलोपैथी है, उसको कौन देखता है? आपका IMA देखता है। ट्रेडिशनल सिस्टम को देखते हैं बाबा रामदेव। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर की बात करी जाए, इट इज लोकेटेड इन, कहां पे होगा? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि विश्वनाथन कमेटी को लेकर पूछा गया। विश्वनाथन कमेटी जो है वो किससे डील करती है? रिसेंटली न्यूज में थी। क्या ये ऑडिटिंग से एसोसिएटेड है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से एसोसिएट करती है, ब्लैक मनी से एसोसिएट करती है, या फिर हेट स्पीच से एसोसिएट करती है? कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले TK विश्वनाथन कमेटी को फॉर्म किया गया था 2017 के अंदर, 2017 में। तो 2017 में जब इसको लेकर आया गया था, और उस वक्त जो ये पर्टिकुलर टॉपिक था तब काफी ज्यादा चल रहा था। अभी आपको बताना है कि इशू क्या है। चलिए, तो 2017 में इस कमेटी को बनाया गया था। रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया TK विश्वनाथन कमेटी ने। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रपोजल ऑफ क्लैरिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के ग्राउंड क्या है? एक ड्राफ्ट लॉ भी इसको लेकर आया जा रहा है बहुत जल्दी। तो आगे आने वाले टाइम में हेट स्पीच के बारे में और भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज आप समझ रहे हैं इस चीज को। काफी दिन से हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, चाहे व्हाट्सएप के अंदर कौन मैसेज को ओरिजिनेट करता है इसकी बात करी जाए, या फिर जितनी भी हेट स्पीच आजकल ट्विटर के ऊपर देखी जाती है उसके बारे में बात करी जाए। तो इसको कर्टेल करना काफी जरूरी है, क्योंकि हेट स्पीच की वजह से जो देश के अंदर माहौल है वो खराब होता है। देश के अंदर जो 2 रिलीजियस कम्युनिटी है उनके बीच में भी यहाँ पर हेट्रेड पैदा किया जा सकता है, या फिर अदरवाइज भी 2 कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर हेट्रेड पैदा किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो हेट स्पीच है उनके ऊपर लगाम लगाना काफी जरूरी है, ताकि जो देश के अंदर एटमॉस्फेयर है वो अच्छे से बना रहे, जो ब्रदरहुड का पूरा एटमॉस्फेयर है वो उसको एनकरेजमेंट मिल सके और प्रमोशन मिल सके, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेट स्पीच। डी इज द करेक्ट आंसर। TK विश्वनाथन कमेटी जो थी 2017 में इस चीज के लिए बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने 1% भी आपको हेल्प किया है तो इसे शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प मी एंड माई टीम एज वेल, right? Thanks for watching this video. Stay home, stay safe, take care. Goodbye.